दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कासगंज से एक ऐसी खबर सामने निकल कर आई जो कि एक पर्टिकुलर समाज को बहुत बड़ी दिक्कत में डाल सकती है। और वो समाज है किन्नर समाज, जिसको आप लोग इंग्लिश में ट्रांसजेंडर बोलते हैं, हिंदी में किन्नर और कई सारे शब्द यूज़ कहते हैं जैसे हिजरा। तो ये पर्टिकुलर जो समाज है, ये कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जिसको समाज के अंदर में ढंग से इंक्लूड कर अब तक नहीं चला जा रहा था। पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया 2014 में, तब से यहाँ पर इनको अधिकार देने स्टार्ट किए और उसके बाद में चीज़ें जो हैं वो थोड़ी आगे बढ़ी। पहले घटना क्या है वो बताता हूँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक एथिकल इशू भी आप लोग इसको बोल सकते हैं और एक सोसाइटल एक पॉइंट ऑफ से भी इशू आप लोग बोल सकते हैं। और सरकार ने क्या क्या चीज़ें की हैं किन्नर समाज को उनका अधिकार दिलाने के लिए, और इस तरह की जो घटनाएं अगर घटती हैं वो कैसे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है हमारी सोसाइटी के ऊपर, वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। हुआ क्या, यहाँ पर एक रसोइया था जो कि बेसिकली रसोइया का काम करता था। दो किन्नर गुट हैं, जैसे आज की डेट में मान लीजिए, आज की डेट में से उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मान लीजिए आप लोग कहीं पर हॉस्टल में नहीं रहते हैं, अपना खुद का रूम लेकर रहते हैं। तो जब आप लोग खुद का रूम लेकर रहते हैं तो आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कि आप लोग खाना बनाने वाला या खाना बनाने वाली को रखते हैं। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपके यहाँ पर ही अकेली काम करती है, ये करता है, वो किसी और के यहाँ भी खाना बनाता होगा, बनाती होगी, तो किसी और के यहाँ भी जाता होगा, जाती होगी। तो इसी तरीके से दो किन्नर जो गुट हैं उनके बीच में जो है बेसिकली लड़ाई चल रही थी, गुटबाजी चल रही थी कि हाँ इस एरिया में मुझे बेसिकली पैसे मांगना है, उस एरिया में तुझे पैसे मांगना है, मेरे एरिया में मत आना। वो सब चीज़ें जो कि नॉर्मली इनकी डे बाय डे की रोजी रोटी होती है, मांग कर खाने वाली। तो उस समय क्या हुआ, एक रसोइया था जो कि यहाँ पर बेसिकली बीच में पिस गया। यानी कि ये कह रहे थे रसोइया की तो हमारे यहाँ पर आ, वो कह रहे थे हमारे यहाँ पर आ। तो क्या किया, उस रसोइया को, वो जा रहा था बाइक पे, पहले तो उसको लूटा गया एक किन्नर गुट के द्वारा, फिर उसके ऊपर पेशाब किया गया और इवन उसको पेशाब पिलाया भी गया झाड़ियों के अंदर ले जाकर। तो जब ये घटना सामने निकल कर आई तो ये काफ़ी एक तरीके से वायरल हुई यहाँ पर, इससे रिलेटेड जो चीज़ें थी। और यहाँ पर इसके लिए केस भी दर्ज किया गया, कई सारे जो किन्नर जो बेसिकली समुदाय के जो लोग हैं उनको यहाँ पर गिरफ्तार भी किया गया। तो एक ऐसी घटना सामने निकल कर आई। अगर आप लोगों में बताऊं, आज की डेट में अगर आप लोग डेटा को समझना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही एक सेंसिटिव इशू है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप लोग ढंग से चीज़ों को समझेंगे, हमारे अगर बात करें आप लोग बेसिकली सेंसस के हिसाब से, जनगणना के हिसाब से, आप लोग क्या लगता है कितना किन्नर होंगे देश के अंदर में? अगर आप लोगों को 2011 के सेंसस के हिसाब से बात करूं, अभी तो हम लोग मतलब आप लोग बोल सकते हैं कि 10 साल पहले का डेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 4.8 मिलियन। यानी कि आप लोगों को अगर मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो हमारे देश के अंदर में लगभग 48 लाख के करीब किन्नर लोग हमारे समाज के अंदर में रहते हैं। और ये वो पोर्शन है समाज का जिसको आज तक कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। यानी कि है तो, पर लेकिन उसको इस तरीके से देखते जैसे है ही नहीं। आप लोगों को नॉर्मली या तो सड़कों पर भीख मांगते हुए दिखते थे, या फिर कहीं पर आप लोगों को नॉर्मली शादी विवाह में या फिर बच्चे का किसी का बच्चा पैदा होता, वहां पर आप लोगों को ये देखने को मिलते थे। पर लेकिन ये देखा गया अगर कोई किन्नर है बचपन से ही, ना लड़का है ना लड़की है एक तरीके से, तो मुद्दा ये रहता था कि यार ये इनके हाथ में क्या है, इनकी गलती क्या है, पैदा हुए समाज के अंदर में तो इनको भी अधिकार मिलने चाहिए ना, आखिर इनको अधिकार क्यों नहीं मिल रहे हैं? तो उसी के चलते बहुत लंबे समय तक जद्दोजहद चलती रही। पहले तो आप लोगों को बताऊं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पर बेसिकली 2009 में, आज की बात नहीं है 2009 की बात कर रहा हूँ, 2009 में यहाँ पर अदर्स करके ऑप्शन डाला गया ताकि यहाँ पर इनको भी एक तरीके से अलाउ किया जा सके सिस्टमेटिक वे में अपना एक तरीके ना एक समाज में इंक्लूड करने के लिए। तो 2009 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पर गुहार लगाई थी। फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक केस पहुंचता है जिसको नालसा बोलते हैं, नेशनल, इसको बोलते हैं बेसिकली नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। और ये केस था 2014 का। इस केस ने किन्नर समाज की जो है एक तरीके से बोल सकते हैं लोगों को देखने की जो दिशा ही चेंज कर दी। हम लोगों ने कभी फॉर्म भरा, जब भी आप लोग फॉर्म भरते हैं, जो भी फॉर्म आता है तो उसमें पहले मेल रहा करता था और फीमेल रहा करता था। अब वहां पर आप लोग को अदर का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। तो यहां पर इस तरीके से एक पर्टिकुलर सिस्टम में इंक्लूड करने की कोशिश की गई जब ये जजमेंट आया, और रिकॉग्नाइज किया गया कि ट्रांसजेंडर को एक थर्ड जेंडर माना जाए। यानी कि समाज में एक ऐसा भी जेंडर जो थर्ड जेंडर है और उनके भी अधिकार होने चाहिए। आखिर वो ऐसा पैदा हुए हैं या फिर कोई भी पर्सन ऐसा पैदा है तो इसमें उनकी क्या गलती है? पर लेकिन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 2014 में जजमेंट आने के बाद में इनको इनके अधिकार नहीं मिले। फिर कंडीशन ऐसी आगे चलती रही और फिर जाके 2019 में जाके सरकार जो है इनके लिए ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन जो राइट जो एक्ट लेकर आई 2019 का, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट रूल लेकर आई 2019 में।
इसके लिए नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर जो पर्सन के बारे में बात की गई। फिर यहाँ पर रिजर्वेशन की बात की गई ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को कि हाँ ओबीसी के अंदर में इनको रिजर्वेशन दिया जाए। नेशनल पोर्टल बनाया गया ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए और गरिमा गृह जैसी सुविधाएं प्रोवाइड कराई गई कि अगर कहीं पर इनको कुछ रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है तो इनको यहाँ पर बेसिकली रहने के लिए जगह मिले, इनको कुछ स्किल दी जाए और यहाँ पर सही तरीके से इंक्लूड किया जाए। अभी कई सारे उदाहरण सामने निकल कर आए, एक वीडियो तो मैंने बनाई थी, एक ट्रांसजेंडर पर्सन है वो भी पायलट बने बेसिकली। ऐसे कई सारे एरिया देखने को मिले, कहीं मेट्रो पर अभी जॉब दी गई ट्रांसजेंडर पर्सन को, अगर कोई पढ़कर सामने निकल कर आ रहा है तो सोचो यहां पर कि किस तरीके से ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है उसको एक इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की गई समाज के अंदर में। पर लेकिन अगर ऐसे इंसिडेंट सामने निकल कर आएंगे तो इसका बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा और इसकी वजह से जो ये पूरी कम्युनिटी है उसको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि आज तक भी ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी सिचुएशन सुधर गई है, आज भी ढंग से अधिकार नहीं मिलते हैं, आज भी गलत तरीके से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को देखा जाता है। आज की डेट में भी सेक्स स्लेव की तरीके से कई जगह ट्रीट किया जाता है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को। और इसी के साथ में कई सारी ऐसी रिपोर्ट भी आई हैं पीछे से, अभी अगर आप लोगों ने बेसिकली कई बार लेक्चर में मैंने इसके बारे में जिक्र किया गया कि एक तरीके से जो खासकर जो एड्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो जब यहां पर बात की जाती है तो उसमें काफी बड़ा एक तरीके से ऐसा सेक्शन है जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का इंक्लूड आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर, क्योंकि ये सेक्सुअल एक्टिविटीज की वजह से जिसमें संलिप्त पाए जाते हैं तो ऐसी हरकतें देखने को मिलती है। तो उसकी वजह से जब से यहाँ पर ये कानून आया था, जब से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, सिचुएशन सुधर रही थी थोड़ी सी। पर लेकिन अगर ऐसे केसेस सामने निकल कर आएंगे, लोग वैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, अब फिर और एक्सेप्ट करना बंद कर देंगे। अब खुद देखो वो जो यहाँ पर एसडीएम जो लड़की थी उसने अपने हस्बैंड को धोखा दिया, जो भी था वहां पर वो पूरा केस कितना वायरल हुआ। उसकी वजह से बहुत सारी लड़कियां जो थी उनको क्या किया गया, उनके हस्बैंड ने जो पढ़ाने भेजे थे उनको वहां से बेसिकली वापस ले लिया, ठीक है, कि तुम मत पढ़ो या पढ़ना है तो बेइज्जती मिले, एक तरीके ना बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, आप लोग ऐसा बोल सकते हो। तो किसी एक का खामियाजा किसी एक दूसरे को भुगतना पड़ता है। गांव में से कोई लड़की ढंग का कुछ काम करके निकल जाए तो दूसरे भी सोचते हैं यार हमारी लड़की भी ऐसे ही करे। दंगल मूवी आप लोगों ने देखी वहां पर, तो उस लड़कियों ने कुछ अच्छा किया। अब आज के डेट में सबसे ज्यादा पहलवान आप लोगों को हरियाणा में से लड़कियां देखने को मिलेगी। तो ये चीजें समझ सकते हैं। तो दोनों ही इंपैक्ट पड़ते हैं, पॉजिटिव कोई निकल कर आता है तो पॉजिटिव पड़ता है, हालांकि पॉजिटिव इंपैक्ट आराम से पड़ता है, पर नेगेटिव तो इमीडिएटली पड़ता है। जैसे वो केस आया, दुनिया भर के लोगों ने अपनी जो वाइफ है उनको बेसिकली जो कोचिंग से वापस ले लिया, जहां पर वो पढ़ रही थी, जब भी यहाँ पर वो प्रिपरेशन करी थी, उनकी प्रिपरेशन बंद करवा दी कि हमको नहीं चाहिए भाई साहब ये चीजें। तो इस तरीके का है समाज। तो समाज में चीजों को बैलेंस बनाकर चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसा इंसिडेंट है जो कि सोसाइटी के लिए काफी नेगेटिव एक इमेज क्रिएट करा एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के। और इसी के साथ में यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि इनके अधिकारों के जब बारे में बात करें तो फिर अधिकार भी यहाँ पर इंपैक्ट होने लगते हैं अगर कोई ऐसा इंसिडेंट निकल कर आता है। एजुकेशन मिलनी चाहिए, सिस्टमेटिक वे में स्किल मिलनी चाहिए, जॉब मिलनी चाहिए अगर किन्नर समुदाय को आगे लेकर चलना है। इसके ऊपर इवन मुझे लगा 2014 में जब एक क्वेश्चन ही पूछा गया था यहाँ पर, मतलब प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन यहाँ पर बन चुका है इसके ऊपर 2020 में, आई थिंक 20 में बना है, ठीक है। तो उसमें भी यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया प्रीलिम्स के अंदर भी। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ही क्या रहे हैं यहाँ पर जो हरकतें की गई, अगर इसके बारे में पूछा जाए कि आप लोग किसी पर्टिकुलर एरिया में एज ए आप लोग मतलब एक पुलिस ऑफिसर है और वहां पर कोई ऐसी घटना घटती है तो इसको आप लोग कैसे ट्रीट करोगे, एक तरीके से एथिकल सोसाइटी का इशू भी यहाँ पर बन जाता है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी एक न्यूज यहाँ पर जो कि आप लोगों के साथ में शेयर होनी चाहिए थी। बाकी आज है भाई साहब लास्ट डेट आ गई है आप लोग की, अगर अभी भी आप लोग सीरियस नहीं है चीजों को लेकर तो अब दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 31 जुलाई आ गई यार। अब यहां से आगे आप लोगों को सीरियस हो जाना चाहिए अपनी पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर, अगर इस साल के लिए खासकर आप लोग अपने आप को प्रिपेयर करके चल रहे हैं। क्योंकि अब यहां से जितना भी डेट आप लोग डिले करेंगे, क्योंकि अगस्त में आप लोग एंट्री करने जा रहे हैं, तो आप लोग अपने टारगेट से दूर होते चले जाएंगे। अब समझना कि नेक्स्ट ईयर की फिर तैयारी कर देना अगर अब की बार अब यहां से दूर हो गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर सीरियस हो तो यहां से पर्टिकुलर लग जाइए। ये अभी भी अपॉर्चुनिटी है आप लोग के पास में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं अभी अपना ऑप्शनल भी उठाकर चलेंगे, चीजें भी करके चलेंगे तो आराम से आप लोग चीजों को कवर कर सकते हैं। अगर अब यहां से डिले जितना होना स्टार्ट हो जाएगा, अब यहां से फिर दिक्कतें होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अपने टारगेट जो भी आप लोग कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं यूपीएससी की बात चल रही है, स्टेट, पीसीएस, जो बैंकिंग, सीजीएल, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहां से आप थोड़ा सा सीरियस आप लोगों को हो जाना चाहिए। टाइम पास पर कम फोकस देना चाहिए, चीजों को रिवाइज करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो अपने शेड्यूल को अपने सिस्टमेटिक वे में इंक्लूड करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ऐसा नहीं अब तक नहीं पढ़ा तो अभी भी नहीं होगा, हो जाएगा आराम से। अगर थोड़ा सा प्लानिंग करके आप लोग चीजों को अच्छे से लेकर यहां से चलना स्टार्ट करोगे तो अभी भी देर नहीं हुई है, पर लेकिन अब यहां से ज्यादा जितनी देर होगी उतना ही ज्यादा आप लोगों के बेसिकली दिक्कतें होना स्टार्ट हो जाएंगी। बोला गया है, बहुत बड़ी शानदार बात बोली गई यहां पर, बोला गया सक्सेस कम्स फ्रॉम द थाउजेंड्स ऑफ आवर्स ऑफ द वर्क दैट नो वन सीज। आप लोग अपने रूम में बैठकर कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग अपने कितनी रातें खराब कर रहे हैं, ये कोई नहीं देखेगा। बस जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा ना, उस दिन पता चलेगा कि हाँ ये कोई इंसान है इस दुनिया में।
वरना उससे पहले आप लोगों को कोई जानता भी नहीं है इस धरती पर। आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट में क्या, आप लोगों के बस मोहल्ले में कोई जानते होंगे, कुछ लोग आप लोगों के स्कूल वाले जानते होंगे, कुछ आप लोगों के कॉलेज वाले जानते होंगे, कुछ 2-4 रिश्तेदार जानते होंगे, पर लेकिन जैसे ही सिलेक्शन होगा पूरा डिस्ट्रिक्ट जानेगा आप लोगों को कि हाँ ये इंसान भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में है। आज से पहले किसी को पता भी नहीं होगा आप लोगों के जानने वालों के अलावा। उसके बाद में अगर और अच्छी रैंक आती है तो पूरा देश आप लोगों को देखेगा कि हाँ ये इंसान जो है वो हमारे देश का है। राज्य भी देखेगा, पूरा देश भी होगा, बड़े बड़े पॉलिटिशियन आप लोगों से मिलने आएंगे। पर लेकिन अगर नहीं होगा तो कोई नहीं देखेगा कितने घंटे आप लोगों ने पढ़ाई की है बैठकर। तो इसलिए यहां आ जाता है डिसिप्लिन। जितने अच्छे से आप लोग डिसिप्लिन में लेकर, सिस्टमेटिक वे में चीजों को लेकर चलेंगे, सोचो तो सही एक मिनट, उस एरिया का एमएलए, उस एरिया का आप लोग का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप लोग का सांसद, आप लोग का विधायक, आप लोगों से पापा से मिलने आ रहा है, आप लोग मम्मी पापा से घर पे आप लोगों से मिलने आ रहा है, तो वैसे ही इंसान को लगने लगता है उसका एरिया का जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है वो आप लोगों से मिलने आएगा कि हाँ हमारे एरिया में से किसी इंसान ने ये मुकाम हासिल किया है। तो आप लोग खुद सोचो, तो जिंदगी में अगर 1 साल की मेहनत, 1.5 साल की मेहनत आप लोग ऐसी जगह पहुंचा दे कि आप लोग की आने वाली जो पुरखे हैं वो भी आप लोग के उदाहरण दे कि हमारे पापा, हमारे बाबा, हमारे कोई फलाना ढिमकाना इस तरीके से एक ऑफिसर थे, तो सोचो एक तबका चेंज, एक तरीके से आप लोगों का पूरा सोसाइटी का एक तबका चेंज कर दोगे आप लोग जहां पर रहते हो। जिस रिश्तेदारी में आपका सिलेक्शन होगा दूर दूर तक लोग आप लोगों को बेसिकली आपके बारे में बातें करेंगे, उसका हो गया, हम भी अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाओगे यार एक जरा सी देर में आप। तो क्या ये सारी चीजें आप लोगों को अंदर से मोटिवेट नहीं करती है पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, कि आप लोगों के मम्मी पापा को रेस्पेक्ट मिल रही है, आप लोगों को जिंदगी भर के लिए रेस्पेक्ट मिल रही है, लोग कह रहे हैं कि हाँ इनके जैसा बनने की कोशिश करो। कैसा लगता है सोचकर, लग नहीं रहा है अंदर से थोड़ा सा रोंगटे से खड़े नहीं हो रहे अंदर कि यार कितना मजा आएगा, गांव में से पहले पर्सन आईएएस ऑफिसर बन के निकल रहे हैं आप लोग, कितना मजा आएगा। तो अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करो जिंदगी में, अपने बारे में सोचने की कोशिश करो और अपने आप को टाइम दो, फिर देखो जिंदगी आपके हिसाब से चलती हुई नजर आएगी। बस थोड़ा सा एफर्ट डाल दो एक बार लग के। बड़ी ही इंपॉर्टेंट कोटेशन या फिर बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन भी बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर इसको, और ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यहाँ पर बोला गया द ग्रेट थिंग अबाउट सोशल मीडिया, क्या है ग्रेट थिंग, क्या है इंपॉर्टेंट चीज सोशल मीडिया के बारे में, कि वाज हाउ इट गेव ए वॉइस टू वॉइसलेस पीपल, यानी जिनको कोई सुनता नहीं था, सोशल मीडिया पर अगर उसकी भी कोई बात हुई वो भी आप लोगों को वायरल होती नजर आती है। कई सारे इंसिडेंट जिनके बारे में कभी लोगों को पता भी नहीं चलता, वो दबे रह जाते हैं पता नहीं कहां पर, उनके बारे में सोशल मीडिया जो है उनको सामने निकाल कर आती है। तो सोशल मीडिया एक ऐसे समाज के लिए बहुत बड़ा एक तरीके से रास्ता बन गई है दुनिया तक पहुंचने का, जिनको कोई सुनता नहीं था। तो यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया की पावर क्या है। तो सोशल मीडिया के बारे में कुछ भी लिखने के लिए आ जाए तो आप लोग ये काम जरूर करिएगा। एक और छोटी सी बात यार यहाँ पर बोलना चाहूंगा, कई सारे बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा परेशान है, बेसिकली घर की कंडीशन अच्छी नहीं है, पर लेकिन सोच रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से बस यूपीएससी की तैयारी करनी है। आप लोग यार यहाँ पे एक थोड़ा सा सजेशन है, हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, ऐसी कोई जरूरत नहीं कि स्टार्टिंग में ही यूपीएससी की तैयारी करनी है जब कंफर्टेबल नहीं हो, क्योंकि एक प्रोसीजर होता है। उससे पहले अगर कोई जॉब आप लोग के हाथ में आ जाए ना, कोई भी किसी भी तरीके की जॉब आप लोग बोल सकते हैं, चाहे इवन कहीं पर आप लोग कंटेंट क्रिएट करने की जॉब आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, कहीं पर आप लोग टेस्ट सीरीज बनाने की जॉब ले सकते हैं, कहीं पर आप लोग बेसिकली आंसर क्रिएट करने की जॉब ले सकते हैं, उसके डेमो आंसर बनाने की जॉब ले सकते हैं, जो कि आप लोग की एग्जाम से ही रिलेटेड है। तो इससे क्या रहेगा, आप लोग खर्चा भी निकलता रहेगा, आप लोगों को परेशानी नहीं रहेगी, घर के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक प्रोसेसर है यार, इसमें पढ़कर अगर फ्रस्ट्रेट होते रहोगे तो कोशिश करो कि कोई भी ऐसी चीज आप लोग साइड में कर सकते हो, और दुनिया भर के लोग ऐसे मिल जाएंगे आप लोगों को जो कि साइड में अपना कर रहे हैं और ऐसा काम कर रहे हैं कि आप लोग के एग्जाम पर भी इंपैक्ट नहीं डाल रहा है और आप लोगों की चीजें भी चलती आ रही है। ये इसलिए क्योंकि बहुत सारे मेल मेरे पास में आते हैं इस चीज को लेकर कि सर बहुत बुरी कंडीशन है, क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। तो यार पहले वो कंडीशन सुधारो, उस कंडीशन को साथ में लेके दिक्कत में रहोगे, हमेशा उसी के ऊपर फोकस रहेगा और अपने एग्जाम पर फोकस कर ही नहीं पाओगे। तो ये चीज सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर करना चाहिए। इसमें क्या होगा, इसमें आप लोग अपने मन को शांत रख पाओगे, अपने टाइम को ढंग से यूटिलाइज करा पाओगे। अगर दिन में 4 घंटे मिल रहे हैं, 6 घंटे मिल रहे हैं ढंग से, उसमें बैठ के पढ़ पाओगे। वरना यही रहेगा पूरे दिमाग में वही चलता रहता है, यार घर से पैसे नहीं आ रहे हैं, किराया भी देना है, ये भी होना है, वो सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में चलती रहेगी। तो एटलीस्ट पार्ट टाइम जॉब करो तो आधा बर्डन आप लोगों के घर के ऊपर हो जाए, ठीक है। मान लीजिए 10,000 किराया है तो 5,000 में कहीं कोई भी आप लोगों को काम मिल जाएगा, अगर थोड़ा सा भी आप लोग सीरियस होकर चीजों को करोगे। तो ये चीजें मैं बोल रहा हूँ। और मेरे पास से भी आप लोग रिज्यूमे भेज सकते हो, जो भी आप लोगों के अंदर टैलेंट है। तो ऐसा नहीं कि मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जॉब दूंगा, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने रेफर किया है अलग अलग, जैसे बहुत सारे जानने वाले हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट वाले, जिससे बातें होती रहती है कई बार। तो वहाँ पे कई सारे टीचर का नाम मैंने रिकमेंड किया है कि हाँ यार ये टीचर है, अभी मेरे पास में रिज्यूमे था तो मैंने वहाँ पर रिकमेंड कर दिया, आज वहाँ पर पढ़ा रहे हो। कई सारे कंटेंट क्रिएटर है, पर लेकिन डेमो जरूर भेजना जो भी आप लोग का हो। studyloverveer@gmail.com पर अपना डेमो जरूर भेजिएगा, जो भी काम आपका है, वरना उसके बिना फिर मतलब नहीं रहता है, ठीक है। और ये नहीं कि मैं बहुत गरीब हूं मुझे जॉब दे दो, गरीब यार दुनिया है, गरीबों को कौन जॉब देगा, आप खुद बताओ। अगर मैं आज की डेट में यहाँ पर बैठकर मैं कहने लगूं मुझे पढ़ाना नहीं आता, मैं बहुत गरीब हूं, बस इसलिए देख लो ताकि मैं जो है मेरा घर चल सके, कौन आएगा देखने के लिए, आप खुद बताओ।
आप लोग खुद बोल दूं मैं कि एक टेस्ट सीरीज बना रहा है और उसको कुछ आता ही नहीं है, पर लेकिन बहुत गरीब है इसलिए उसको टेस्ट सीरीज पर रख लिया, प्लीज यार टेस्ट सीरीज खरीद लोगे क्या आप लोग टेस्ट सीरीज? आप लोग खुद बताओ इस चीज को। तो ये चीज यार अपना ये मत दिखाओ कमजोरी, अपनी स्किल दिखाओ। कमजोरी के बेस पर आप लोगों को कोई जॉब नहीं देने वाला है, ठीक है। आप लोग अगर ये सोच रहे हो, कौन, आप लोग खुद सोचो कौन अपने ऐसी कोई चीज अगर कोई लेके चल रहा है, कौन उस चीज को खराब करने की कोशिश करेगा? आप लोग खुद बताओ कि हाँ यार ये गरीब है इसको इसलिए दे दिया जाए। और गरीब को कब तक, अपनी एक चीज को समझने की कोशिश करो। सामने वाले को स्किल दिखाओगे ना, वो तुरंत एक तरीके से उसके ऊपर रिएक्ट करने की कोशिश करेगा। गरीबी कोई नहीं देखता यार इस दुनिया में, आप लोग खुद सोचो कोई क्यों इस चीज को लेकर चलेगा? गरीबी में कोई, आप लोगों को एक बात बताओ, सुनने में थोड़ा सा टफ लगेगा आप लोगों को, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के द्वारा बात बोली गई कि गरीबी में बस भीख मिलती है इंसान को, कभी भी रेस्पेक्ट नहीं मिलती है। तो अगर रेस्पेक्ट चाहते हो तो थोड़ी सी हिम्मत करो, सारी चीजें ऑनलाइन है, सीख कर उनको चीजों को आप लोग आगे लेकर चल सकते हो। तो ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास दुनिया भर के आज के डेट में मेल आते हैं, टीम बताती रहती है सर कई सारे बच्चे इस तरीके से प्रॉब्लम है। जब प्रॉब्लम इतनी ज्यादा तो पहले वो चीज को ठीक करो ना। आप लोग खुद सोचो कैसे चीजें ठीक होंगी, मतलब उसका हॉस्टल का किराया जा नहीं रहा है, कैसे आप लोग पढ़ाई पर फोकस कर पाओगे? वहां पर आप लोगों को लग रहा है खाने का एक वक्त का जुगाड़ हो नहीं रहा है और आप लोग सोच रहे हो यूपीएससी के लिए बैठकर तैयारी करना। एटलीस्ट इतना तो कर लो कि बेसिक चीजों की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए आप लोगों की, उसके बाद में बैठकर आप लोग तैयारी कर सकते हो। तो ये चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करो और ये चीज इतना जल्दी समझ जाओगे उतना ही जल्दी आप लोग चीजों को अच्छे से समझोगे, ठीक है। और टेंशन मत लेना यार, कई सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं सर 31 जुलाई है क्या करना है। अरे आप लोग अगर सीरियस कैंडिडेट हो ना और आप लोग मतलब उस तरीके से चीजों को लेकर चलना चाह रहे हो कि जिंदगी में इंप्रूव करना चाह रहे हो, ये सारी चीजें आती रहती हैं यार, कोई ज्यादा बड़ी चीज थोड़ी ना है ये। अभी पहले एक बार बैठकर अपनी चीजों को आप लोग स्टेबल कर लो, ठीक है। तो जैसे ही कल अभी आप लोगों का कल जो है सोशियोलॉजी का और इसी के साथ में पीएसआर की क्लास स्टार्ट हो रही है ऑप्शनल की, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये भाग जाएंगी कहीं पे, आप लोग यहीं पर पड़ी रहेंगी ये पूरे साल तक, जब तक आप लोग का मिस नहीं हो जाता है। जब भी आप लोग का बैठे हिसाब किताब तब आप लोग इनको ज्वाइन कर लें आराम से और फिर बैठ के एकदम अपना निपटा ले बैठकर, जब भी आप लोग हिसाब किताब लगे। ये ऐसी चीज नहीं होती है इमीडिएटली आज कर दी कल खत्म हो गई, ये प्रोसेसर है यार 1-1.5 साल का, उसमें बैठकर आप लोगों को चीजों को, जैसे अभी यहाँ पर क्लासेस आ गई मान लीजिए सारे जैसे कोर्स चल रहा है अभी, ठीक है। तो वो एक तरीके से वहां पर रहेगा वो, अभी ये तो नहीं कि बैच आ रहा है यहाँ पर, अब कोर्स बन गया वहां पर। अब आप लोग कभी भी मन करता है कि यार हाँ चलो हम लोग को तैयारी करनी है, अब पूरे साल पड़ा हुआ है वो, जब भी मन करे उसको ज्वाइन कर अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। तो इमीडिएटली ये सोचो कि अपने दिमाग को कैसे शांत करना है, अपने आप को कैसे पैटर्न में लेकर चलना है, तभी जाकर आप लोग चीजों को यहाँ पर सुधार पाओगे। और ये रिक्वेस्ट है, इसको लेकर अलग तरीके से मत सोचना, अपनी कैपेबिलिटी पर काम करने स्टार्ट करो, चीजें इंप्रूव होती है आप लोगों को नजर आएंगी बहुत ही जल्दी। ये जो क्लास नोट्स वाला ग्रुप बनाया था इसलिए बनाया था, कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, मैंने कहा ठीक है क्लास नोट्स मिल जाएंगे आप लोगों को। अब एक छोटी सी चीज और स्टार्ट की है जिससे आप लोगों को और फायदा देखने को मिलेगा, ये उनके लिए है जो कहते हैं सर हमारे पास में रिसोर्सेज नहीं है, कैसे काम करना है। तो आप लोग देखो क्लास नोट्स जो हैं ये नॉर्मली आप लोगों को बहुत ही अच्छे प्राइस में मिलते हैं मार्केट में, ओनली बहुत ही सस्ते प्राइस में आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया। एक छोटी चीज और स्टार्ट की गई, ये भी कई सारे बच्चों के द्वारा बोला गया कि सर क्लास में क्या चल रहा है, हम अगर पीडीएफ से पढ़ लें तो क्या उसका टेस्ट भी हो जाएगा। तो बड़े ही एक वीकली टेस्ट हुआ करेगा 50 क्वेश्चन का, हालांकि ये पेड यूजर के लिए है, पर लेकिन अगर आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो 499 में ओनली स्टार्ट किया है। इसमें 50 क्वेश्चन हर हफ्ते क्लास में जो भी पढ़ाई गई हैं चीजें, जो कि बेसिकली क्लास में पीछे पढ़ाई जा चुकी है, उनके ऊपर टेस्ट हुआ करेगा। ये एक तरीके से समझो कि पूरी एक आधी टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिल रही है ओनली जस्ट 499 में, ठीक है। इसको पूरा जो टीम है वो बनाया करेगी पूरी टेस्ट सीरीज को, पूरे वीक में क्या चला है। तो आप लोगों के पास में क्लास नोट्स अगर ये दो चीजें हो गई हैं तो आप लोग फिर भी जो नहीं कर पा रहे हैं चीजों को वो भी कर सकते हैं, पर देखो मेहनत करनी पड़ेगी यार थोड़ा सा। अगर सब चीजें सोचो आप लोग की कोई और ही हमारी जगह आके कर दे तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए, इसलिए मैं सोचता हूँ कि यार एक कम से कम जो एक देखो मुझे ही सिस्टम मैनेज करना पड़ता है, एक साइड में तो टीचर है सबकी सैलरी देनी है वो भी पूरे आप लोग समझ रहे हो, मतलब जब तक मेंस होता है तब तक सारी चीजें प्रोवाइड करानी है, ठीक है। और आप लोग एक बार पेमेंट करें तो फिर उसको पूरे साल चलाना है, तो आप लोग खुद सोचो तो पूरे सिस्टम को मैनेज करके चलना है। तो फिर भी मैं किसी न किसी तरीके से सोचता हूँ, मैंने कहा यार कुछ ऐसा भी हो जाए कि जो नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा बहुत हो जाए, कि 1000-1200 रुपए में कुछ जुगाड़ पानी हो जाए। तो इसी के लिए यहाँ पर ये आप लोगों के लिए स्टार्ट किया गया, इसी के लिए आंसर राइटिंग ग्रुप जिसमें आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। और ये जस्ट स्टार्ट है, इसमें बहुत कुछ आने वाला है इसमें आप लोग आने वाले टाइम में। तो ये चीजें किस लिए स्टार्ट की गई, मैंने कहा जिस ये देखकर स्टार्ट किया गया, मैंने सोचकर इसको, मैंने जिसके पास में कुछ नहीं है कम से कम एटलीस्ट वो भी कुछ कर सके, अगर इच्छा है उस इंसान की करने की, कि 1000-1200 रुपए में अपना उसका भी बहुत एक सिस्टम तैयार हो जाए, कम से कम डिसिप्लिन में आकर इंसान चलने लगे। तो ये रीजन है यार ये करने का, पर लेकिन फिर भी करना आप लोगों नहीं है, मुझे नहीं करना है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें आप लोग इस तरीके से लेकर चल सकते हैं अगर रियलिटी में आप लोग चीजों को लेकर सीरियस है तो। बताइएगा जरूर, अगर कोई और प्रॉब्लम है तो कोशिश करूंगा सोल्व करने की जितना यार मेरे से हो पाएगा, ठीक है। और कल जिस वीडियो के बारे में बात की थी डाल तो रखी है यार वीडियो, कई सारे बोल रहे हैं सर वीडियो नहीं मिली, ये मिली, ये डाल तो रखी है यहाँ पर, जो मैंने बोला था ये वीडियो आप लोग देख लेना है। यहाँ पर कई सारे बोल रहे हैं मुझे मेल कर रहे हैं कि सर वीडियो नहीं है, ये तो रही है यहाँ पर, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। और किसने कल टेस्ट वगैरह दिए यहाँ पर, आप लोग ये टेस्ट थे सारे यहाँ पर, किस किसने इनको पार्टिसिपेट किया है, ये भी टेस्ट था आपका, और फिर यहाँ पर ये वाला टेस्ट भी आप लोगों को देखने को मिला।
तो पूरे वीक में पूरे एक सिस्टमेटिक वे में रिवीजन हो जाया करेगा। जो भी यहाँ पर पढ़ा करेंगे क्लास में आप लोग जो भी पढ़ते हैं, टेस्ट जरूर दिया करें, इससे अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को लेकर चल सकते हैं। तो स्टडी लवर वीर के नाम से यहाँ पर ये ऑफिशियल चैनल है, इसमें आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाती है रेगुलरली, तो इसको आप लोग जरूर कनेक्ट करिएगा, ठीक है। दोस्तों डिजास्टर कई तरीके के होते हैं। अगर किसी ने किसी के ऊपर अटैक कर दिया वो भी एक डिजास्टर है, जैसे रसिया और यूक्रेन में आप लोगों को डिजास्टर देखने को मिल रहा है। कहीं पर कोई बांध टूट गया वो भी एक तरीके का डिजास्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। सुनामी आ गई वो भी डिजास्टर है, बाढ़ आ गई वो भी डिजास्टर है। पर लेकिन एक नए तरीके का डिजास्टर जो आजकल की दुनिया में बहुत ज्यादा फोकस देने के लिए और जरूरी है चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो है साइबर सिक्योरिटी वाला। अगर आज की डेट में साइबर सिक्योरिटी हम लोग प्रॉपर वे में उसको ढंग से नहीं एक तरीके से ढांचागत विकास में ढाल पाते हैं, उसको कंट्रोल कर पाते हैं, जो भी कोई बाहर से अटैक करे, तो ये इतना बड़ा डिजास्टर होगा कि जो भी अब तक हम लोगों ने डिजास्टर डिस्कस किए हैं उससे कई गुना ज्यादा बड़ा ये डिजास्टर होगा। आप लोग बोलेंगे कैसे, किसी के ऊपर बम डाल दिया उससे बड़ा डिजास्टर है क्या ये? आप लोग खुद सोचो, आज की डेट में हम लोग क्या करते हैं, आज की डेट में हम लोग जो भी हमारे ढांचा है वो सब हम लोग डिजिटल बेसिकली जो मीडियम के थ्रू उनको हम लोग कंट्रोल करके रखते हैं। इवन जो बांध होता है ना, आप लोगों ने बांध देखे हैं, बड़े बड़े बांध बने रहते हैं, जो डैम होते हैं, उनका जो शटर खुलता और बंद होता है वो भी आज की डेट में डिजिटल स्विच के थ्रू ही खुलता बंद होता है। सोचो अगर उस बांध के जो स्विच है वो किसी साइबर हैकर ने उस स्विच को कंट्रोल कर लिया और उसने उठाकर वो पूरा स्विच खोल दिया, तो आसपास के कितने सारे गांव, कितने सारे शहर जो है बह जाएंगे उस बांध की वजह से। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। देख और उदाहरण आप लोगों को दूंगा, जैसे अगर बात करें न्यूक्लियर पावर के बारे में, न्यूक्लियर पावर जनरेशन एक आज की डेट में काफी बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री में एनर्जी सिक्योरिटी को, बेसिकली एक कंट्री में लोगों तक एनर्जी पहुंचाने के लिए। सोचो वो पूरा जो सिस्टम है वो आज के डेट में डिजिटल इक्विपमेंट के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। कल को चलकर अगर कोई उसके अंदर जरा सा भी इंटरफेयर कर दे तो वो कितना बड़ा डिजास्टर, एक न्यूक्लियर डिजास्टर देश में देखने को मिल सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि हमारी कंट्री में जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम लोग सेव करके रखें। इसी के बारे में आर्टिकल है, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा, बहुत सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो कैसे है, क्यों प्रोटेक्ट करते हैं, क्या जरूरत है, सारी बातें जानेंगे। ये जो आप लोगों का आर्टिकल है यूपीएससी प्रीलिम्स, इसी के साथ में जीएस पेपर 3 जो टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन है वहां पर आप लोग साइंस एंड टेक वाले पेपर के अंदर इसको कवर कर सकते हैं। आप लोग बोलोगे क्यों पढ़ा रहे हो इस आर्टिकल को, ऐसा क्या हो गया, न्यूज में क्यों आ गए? न्यूज में इसलिए आ गया क्योंकि हमारी कंट्री में एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके मिनिस्टर कौन है वो आप लोग बताइए। इसके द्वारा डिक्लेयर किया गया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो रिसोर्सेज हैं आज के डेट में, आज अगर बात करें आईसीआईसी बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, या फिर एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन हो गया, इनको क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में यहां पर रखा जा रहा है। मतलब एक तरीके से ढांचागत प्रोटेक्शन के प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। आप लोग बोलोगे ऐसा क्यों? आप लोग ये सोचिए आज के डेट में अगर 2-3 बैंक है, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसी सबसे बड़े बैंक है आज के डेट में देश में, अगर एसबीआई को आप लोग छोड़ दो साइड में, तो ये जो बैंक है अगर इनके ऊपर कोई अटैक हो और इन बैंक को अगर कोई यहां पर एक तरीके से नहीं साइबर अटैक करे तो हमारी कंट्री में कितना बड़ा इंपैक्ट इसका पड़ सकता है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा उदाहरण के तौर पर भी यहां पर चीजें समझाना चाहूंगा एक बार के लिए। जैसे अगर आज की डेट में हमारी कंट्री में जैसे अक्टूबर 2020 में एक काफी बड़ा अटैक किया गया यहां पर मुंबई में, जो उस टाइम पर खासकर जब पेंडेमिक चल रहा था, इलेक्ट्रिक ग्रिड पर यहां पर एक तरीका अटैक किया गया। अब आप लोग समझो कहीं पर अगर बिजली यानी कि इलेक्ट्रिक ग्रिड को अगर किसी ने यहां पर एक तरीके से उसके ऊपर अटैक किया और इलेक्ट्रिक ग्रिड जो है उसने काम करना बंद कर दिया, यानी कि अगर यहां पर इलेक्ट्रिक ग्रिड ने काम करना बंद कर दिया तो इसका मतलब बिजली कहीं पर भी नहीं आएगी। अगर बिजली नहीं आती है तो सोचो बैंकिंग सिस्टम जो है वो आप लोगों का रुक गया। आज के डेट में ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वो आप लोगों का रुक गया। हेल्थ सिस्टम आज के डेट में आप लोग प्रोवाइड करा रहे हैं लोगों को, वो रुक गया। बहुत सारी जो मेट्रो ट्रेन या फिर जो भी आज के डेट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो ट्रेन चल रही है वो सारी बिजली के ऊपर डिपेंडेंट है, वो आप लोगों की रुक गई। इवन आप लोगों की मोबाइल फोन इंटरनेट कनेक्टिविटी सारी आप लोगों की खत्म हो जाएगी। यानी कि एक बिजली के जो एक ग्रिड पर एक अटैक करने की वजह से उस कंट्री का ढांचा जो है वो पैरालिसिस हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा पूरा ढांचा, वो कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। ऐसा ही यहां पर अटैक किया गया था चाइना के द्वारा यहां पर हमारी कंट्री में मुंबई के अंदर में, जब यहां पर ये यूएसए के द्वारा बताया गया कि ऐसा नहीं ग्रिड फेल हो गया था, ये बाकायदा एक साइबर अटैक यहां पर देखने को मिला था। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगाइए, अगर बिजली न हो
तो हमारी जिंदगी कैसी हो आज की डेट में। आप लोग आसपास जितने भी इक्विपमेंट अपने देख रहे हैं आज की डेट में, एसी चल रही है घर में, पंखा कूलर, या फिर इवन आज के डेट में जो लेक्चर देख रहे हैं मोबाइल पर आप लोग, ये जो चार्ज हो रहा है, ठीक है, तो सारी चीजें आज के डेट में कहीं ना कहीं बिजली के साथ में कनेक्टेड है। तो बिजली को खत्म करो तो सारी जो चीजें हैं अपने आप कोलैप्स हो जाएंगी। तो इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऐसे इंसिडेंट जो है, अगर हम लोग अपने इंटरनेट के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको ढंग से अगर सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं, तो तब ऐसे यहां पर इशू देखने को मिलते हैं। खुद आप लोग यहां पर देखिए, अगर आज के डेट में आप लोग बात करें क्या क्या चीजें हम लोग यहां पर बर्बाद कर सकते हैं। ई गवर्नेंस हो गया, मिलिट्री की बहुत सारी सर्विसेज हो गई, एनर्जी के बारे में बात करें, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के बारे में बात करें, इवन सैटेलाइट के साथ में जो कनेक्शन हमारा है वो देखने को मिलेगा, बैंकिंग, हेल्थ, मतलब सारी चीजें कोलैप्स होती है आप लोगों को नजर आएंगी। तो इसलिए बोला यह गया कि ऐसी जो एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट जो ढांचा है देश के लिए, यार कम से कम उसको प्रोटेक्ट करना तो बनता ही बनता है। आप लोग खुद देख लो, अगर आज के टाइम में जैसे कि जो जॉब नहीं कर रहे हैं, जो मम्मी पापा के ऊपर डिपेंडेंट है, सोचो कि कई बार अनफॉर्चुनेट कंडीशन हो जाती है। मैं आप लोगों को एक उदाहरण पहले भी दे चुका हूं। एक फ्रेंड था, फ्रेंड के मतलब जानने वाला था, ऐसा कोई नहीं कि मतलब मेरे साथ पढ़ा था या फिर ऐसे, वो मतलब है नहीं, एक तरीके से जब तुम पढ़ने जाते हो किसी एक इंस्टीट्यूशन में तो वहां पर मिल जाता है, तो काइंड ऑफ ही था बस ऐसे। तो वो जो बंदा था वो बिल्कुल मस्ती में रहा करता था। उसका जो बड़ा भाई था और उसके फादर साहब थे, तो वो बिल्कुल इस तरीके से लाइफ एंजॉय करता था जैसे उसकी जिंदगी में कोई टेंशन ही नहीं है। मैंने उससे पूछा कि इतना खुश कैसे रह लेते हो भाई, टेंशन वेंशन नहीं होती क्या, जो वगैरह नहीं लग रही है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हो, आज की डेट में क्या चल रहा है। कह रहा है यार मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? कह रहा है कि मेरा भाई जो है वो अच्छी खासी प्राइवेट कंपनी में शानदार जॉब कर रहा है, मेरे पापा जो है उनकी पेंशन भी आती है और वो जॉब भी कर रहे हैं, और ऊपर से मतलब 2-3 चीजें गिनाती है जी, जमीन इतनी है और फलाना ढिमकाना, और वो शानदार तरीके से लाइफ एंजॉय कर रहा है। कुछ महीनों के बाद में उसका फोन आता है और फोन पे बोलता है कि यार बड़ी बुरी कंडीशन हो गई, मतलब रोने लगा। तो मैंने पूछा क्या हो गया, रो किस लिए रहे हो यार। तो उसके द्वारा बोला गया कि मेरे पापा और मेरे जो भाई है उनकी डेथ हो गई अभी 1.5 महीने पहले, एक एक्सीडेंट में दोनों की। अब आप लोग ये समझिए, वो इंसान जो बिल्कुल एक तरीके से मजे में जिंदगी जी रहा है और जिसको ये लग रहा है कि मुझे कुछ करना ही नहीं चाहिए और सब कुछ चल तो रहा है, बढ़िया करने की जरूरत क्या है, अब उसका ढांचा कैसा हिल गया। एक तरीके से ना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसको ये लग रहा है कि अब अपना तो अपना घर भी तुम्ही को चलाना है, तुम्हारी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जो जिंदगी तुम्हारी चल रही थी, वो नहीं कहते हुलाला हुलाला चल रहा था, जो एंजॉयमेंट चल रहा था, वो सारा जरा सी देर में दूर हो गया। तो कहीं ना कहीं जो आप लोग जिंदगी को एंजॉय कर पाते हो ना, वो कहीं ना कहीं आप लोगों के घर से आप लोगों को सपोर्ट मिलती है, इसीलिए आप लोग ये एंजॉय कर पाते हो। वरना छोटे छोटे बच्चे आज के टाइम में काम करने लग जाते हैं, तो आप लोग अगर माँ बाप इस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे तो उस चीज की रेस्पेक्ट किया करो, ठीक है। और अपना जो टाइम है और जो पैसा है उसको वैसे ही बर्बाद मत किया करो, उसको ढंग से यूटिलाइज किया करो। तो वो होता है असली तरीके से जिंदगी को जीना। देखिए मजा ना अपने पैसों को खर्च करने में है, माँ बाप के पैसों से आप लोगों की आवश्यकता पूर्ति होती है, पर लेकिन जो इंजॉय करना है आप लोगों लाइफ में, वो अपने ही पैसों से इंसान को करना चाहिए। तो इस तरीके की जिंदगी के लिए आप लोगों को हमेशा अपने लिए मेहनत करनी चाहिए। तो यहां पर ये बिल्कुल ढांचागत विकास है, बिल्कुल ऐसे जैसे उसका ढांचा बिगड़ गया लड़के का, ऐसे यहां पर देश का ढांचा बिगड़ जाता है। तो अभी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहां पर अगर बात करें इसके बारे में, तो हमारी कंट्री में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक्ट है 2000 का, उसके अंदर ये क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डिफाइन किया जाता है। और यहां पर ये वो वाले ढांचे हैं जो कि देश की नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी, पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी को बर्बाद कर सकते हैं अगर इनमें कोई दिक्कत हो जाए तो इसलिए जरूरी है इनको प्रोटेक्ट करना। और गवर्नमेंट यहां पर इसको प्रोटेक्ट भी करती है ताकि यहां पर चीजों को ढंग से लेकर चला जा सके, और इनको डिजिटल एसेट माना जाता है। एसेट मतलब पैसा हमारे पास में, जैसे आपने आज के डेट में अगर बैंक से आप लोगों ने लोन ले रखा है तो वो लाइबिलिटी हो गया। लाइबिलिटी मतलब आप लोगों को पे करना है बैंक को जाकर वो पैसा। पर लेकिन अगर बात करें आप लोग जो बैंक से पैसा लेकर आते हैं वो हो गया एसेट, यानी कि एक तरीके जो आप लोगों ने बैंक में पैसा धर रखा है वो हो गया एसेट, यानी कि आप लोगों का पैसा जब चाहे आप लोग उसको ले सकते हैं। तो डिजिटल एसेट हो गए यहाँ पर, एक तरीके से इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है अपनी कंट्री के अंदर में। और इसी के चलते अगर कोई यहाँ पर जिसको हम लोगों ने प्रोटेक्शन की कैटेगरी में रखा है और कोई पर्सन उसका वायलेशन करता हुआ पाया जाता है, तो भाई साहब 10 साल तक के उसको जेल की सलाखों के पीछे फेंका जाएगा उस इंसान को। तो एक आप लोग समझ सकते हैं कि इसका कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर किसी को जेब काट लो, किसी का एक तरीके से कोई चोरी वोरी कर लो, वो एक तरीके से उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन अगर यहां पे कोई दिक्कत कर दिया 10 साल 14 साल को एक तरीके से हम लोग उम्र कैद बोल देते हैं, 10 साल की सजा मिल रही है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा संघ है, एक तरीके से ये संगीन जुर्म यहाँ पर एक कैटेगरी में इसको रखा गया, क्योंकि पूरे देश को पैरालिसिस कर सकता है ये ढांचागत जो इस तरीके का कोई इसमें नुकसान होता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर आज के डेट में बात की जाए तो यहाँ पर बेसिकली प्रोटेक्शन किसको दी जाती है, इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करना है तो कोई तो यहाँ पर ऐसा होगा ना जिसको प्रोटेक्शन दी जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा घरों में भी अक्सर जो है एक इंसान को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि यार तुम देख लेना अगर यहाँ पर कुछ दिक्कत होगी तो बेसिक पर्पज इसका क्या रहता है, तो इसका बेसिक पर्पज ये रहता है कि ये इंसान जो है
उसको यहाँ पर दे दिया है काम कि तुम यार इसको प्रोटेक्ट कर लेना, अगर जो भी बात होगी तो फिर हम लोग जो है बाद में तो ना एक तरीके से कि हाँ वो है तो हम लोग को सबको कोई टेंशन नहीं है। तो इसके चलते यहाँ पर ये चीजें आप लोग को देखने को मिलती है। सबसे पहले तो यहाँ पर इसको प्रोटेक्शन क्यों प्रोवाइड करानी है वो सारी बातें मैंने बता दिया आप लोगों को, क्योंकि बैंकिंग, हेल्थ सर्विस सारी चीजें डिसरप्ट हो जाएंगी और देश पर काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर टर्म आप लोग याद रखिएगा, ये होता है बेसिकली इसको बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस यानी कि कोई वायरस जो है वो अटैक कर रहा है और जो भी सर्विसेज चल रही हैं वो सारी सर्विसेज जो है वो ठप पड़ गई हैं। आप लोग उन सर्विसेज को यूज ही नहीं कर पा रहे हो, पूरा सर्वर पर अटैक कर दिया और सारी चीजें जो है वो ठप पड़ गई। तो ये कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर बात करें एक तरीके से अटैक हो गया एक नेटवर्क के ऊपर या कोई कंप्यूटर हाईजैक कर लिया जो कि सारी चीजों को मैनेज कर रहे हैं, तो कोई भी सर्विस यहाँ पर मिल नहीं पाएगी। तो इसलिए इसको प्रोटेक्ट करना काफी ज्यादा जरूरी है। और प्रोटेक्ट करने का काम कौन करते हैं? ये NCIPC एक नोडल एजेंसी है हमारे देश में, जिसको बोलते हैं नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर कोई आप लोगों से पूछ बैठे ये क्या है तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। सबसे पहले तो ये कि नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएटेड एक एजेंसी है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत यहाँ पर क्रिएट की गई थी, जिसका सेक्शन 70 है, इसके तहत यहाँ पर इसको क्रिएट किया गया। ये हमारी कंट्री में जो भी नेशनल लेवल की इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर जो क्रिटिकल है उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और इसी के साथ में 2014 में इसको बनाया गया। आप लोग समझ सकते हैं नया नया अभी यहाँ पर ताजा ताजा बनाया गया, अभी ज्यादा बासी नहीं हुआ है, ठीक है। नेशनल टेक्निकल जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर एक तरीके से PMO के अंदर में काम करता है, क्योंकि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर में अगर डायरेक्टली काम करेगा तो कल को कोई इशू होता है तो डायरेक्ट उसका सोल्यूशन निकालने के बारे में भी यहाँ पर सोचा जाएगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। गवर्नमेंट स्ट्रेटजी, पब्लिक एंटरप्राइज, पब्लिक पावर, एनर्जी, बैंकिंग, फाइनेंशियल, जो इंश्योरेंस, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट, तो ये क्रिटिकल सेक्टर है जिनके ऊपर यहाँ पर काम करने की बात इसके थ्रू की जाती है। तो इसके चलते आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मैंडेट ये रहता है कि अनऑथराइज्ड अगर कुछ भी इस तरीके की चीजें हैं उसको कंट्रोल करना और प्रॉपर एक सिस्टम को ढंग से लेकर चलना, और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी इसके द्वारा दी गई कि सारी चीजें जो है जो CCI की यानी कि क्रिटिकल जो भी ढांचा है हमारा वो प्रॉपर वे में चलता रहे। तो ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये कहने के लिए तो आप लोगों को सुनने में तो लग रहा होगा टेक्निकल सा है, ऐसा पता नहीं क्या क्या चीजें होगी इसके अंदर में, पर लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो ये देश की रीढ़ की हड्डी है आज की डेट में। अगर इस ढांचे को हम लोग प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो कोई भी कंट्री आकर जरा सी देर में हमारे पूरे सिस्टम को हिला सकती है कि नहीं? क्या आप लोगों का मानना है? अगर आप लोग इसको सोचते हैं तो इस तरीके से आप लोग चीजों को समझ सकते हैं। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है कि ऑलरेडी UPSC 2017 में यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुकी है। बोला गया कि इंडिया के अंदर में ये लीगली यानी कि कानून के तहत मैंडेटरी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्ट ऑन द साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट। तो यहाँ पर बात की जा रही है सर्विस प्रोवाइडर, डेटा सेंटर और बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ढंग से आप लोग इसको देखोगे तो सारे के सारे इस कैटेगरी में आ जाते हैं और इसका आंसर आप लोगों को यहाँ पर D देखने को मिलेगा, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी के इंसिडेंट जो है वो टाइम टू टाइम बढ़ते हुए जा रहे हैं अगर आप लोग इसको देखोगे, और ये इतने लार्ज स्केल पर बढ़ गए आज के डेट में तो कि इनके ऊपर अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो दिक्कतें देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में। UPSC ने 2020 में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, बोला गया कि पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है? डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हेल्थ और केयर और एजुकेशन, टेलीकम्युनिकेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे मैंने डिस्कस किया डिटेल में कि डिजिटल सिक्योरिटी, क्योंकि ये फूड सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में अगर डिजिटल ढांचागत सिक्योरिटी हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं तो बाकी तो सारी अपने आप प्रोटेक्शन में आ जाएगी। तो इस तरीके से जो ढांचागत यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो की है यहाँ पर वो है डिजिटल सिक्योरिटी जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आंसर क्या हो गया? आंसर इसका A हो गया। तो टॉपिक को इस तरीके से तैयार करो कि क्वेश्चन भी आप लोग हो जाए पूरा और टॉपिक भी आप लोगों को समझ में आ जाए और उसमें कोई डाउट भी ना हो, कल को कोई क्वेश्चन पूछो इवन इस तरीके से तैयार करो। मैं तो ये बोलूंगा किसी को पढ़ा भी सको, ठीक है। कोई आप लोगों से पूछे और यहाँ से डायरेक्ट पूछ ले आप लोगों से किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि क्या काम करती है, तो वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया। तो इस तरीके से अच्छे से समझो, ठीक है। तो कैसा लगा टॉपिक बताइएगा जरूर, लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं। हर एक टॉपिक को अलग से रेट भी आप लोग कर सकते हैं कि हाँ यार ये समझ में नहीं आया, वो समझ में आ गया, तो इससे मुझे और आइडिया लगता रहता है। तो आप लोग इंगेजमेंट दिखाया करो यार, जिससे मुझे पता चलता रहे कि हाँ आप लोग किस तरीके से चीजों को समझ रहे हो, ठीक है। ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है यार इसके ऊपर आप लोग स्टार लगा सकते हैं, मतलब इस आर्टिकल के ऊपर नहीं, पर्टिकुलर जो स्कीम मैं कवर करूंगा उसके बारे में मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, उसके ऊपर आप लोग स्टार लगा सकते हैं। रीजन क्या है? रीजन यहाँ पर यह कि रिसेंटली अभी बहुत सारे रीजन की वजह से यहाँ पर जो एग्रीकल्चर वाला एरिया है वो काफी ज्यादा न्यूज में रहा। किसानों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, MSP की मांग की गई और भी बहुत सारे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिले अलग अलग रीजन में। और एक पर्टिकुलर स्कीम जो है बहुत ज्यादा न्यूज में यहाँ पर जिसके बारे में बात करूंगा,
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आप लोग बोलोगे ऐसे क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, इतनी इंपॉर्टेंस है क्या इसकी? जी हाँ बिल्कुल। अगर समझने के लिए चाहें तो आप लोग देखते हैं यूपीएससी ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है और रेगुलरली अभी भी न्यूज़ में है, और आंसर राइटिंग अगर कुछ कर रहे हैं आप लोग, तो वहां पर भी आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्कीम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी न्यूज़ में कई सारे रीजन की वजह से थी। यहाँ पर रीजन क्या क्या थे? रीजन कई सारे ऐसे थे कि कई सारे राज्य जो हैं वो इस स्कीम से बाहर निकल रहे थे। अच्छा, पहले इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं। आप में से कितने ऐसे सेल्फी फैमिली मेंबर हैं जो कि घर पे एक किसान की फैमिली से आते हैं, यानी कि आप लोगों के पास में कुछ ना कुछ खेत हैं, यानी कि आप लोगों के पास में ज़मीन है जिसमें खेती की जाती है। ठीक है, जैसे कि मैं हूँ, मेरा परिवार जो है एक किसान का परिवार है। वैसे पापा जो थे आर्मी में थे, पर लेकिन अब फिलहाल जो है वो खेती करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तो आप लोग बता सकते हैं कि मतलब कितने ऐसे हैं, क्योंकि आप लोगों से इससे कनेक्शन हो पाएगा। और अगर आप लोग इस पर्टिकुलर कम्युनिटी से आते हैं जो कि किसान बोलते हैं, तो आप लोगों से इंटरव्यू में क्वेश्चन भी आप लोगों से इस सेक्शन से पूछे जा सकते हैं। तो जब भी आप लोग तैयारी कर रहे हो ना, तो आप लोग देखो कि आप लोग किस बैकग्राउंड से आते हैं। अगर उस बैकग्राउंड का आर्टिकल कोई एग्जाम में आ रहा है तो उसके ऊपर थोड़ा सा स्टार लगा लो आप दो को, एक दो अलग से। और मैं तो ये बोलूंगा कि इंटरव्यू के लिए अपने आप एक अलग से आप लोग क्या रखो, एक अपना अलग से रजिस्टर या फिर एक डायरी बना के आप लोग रखो। अगर कोई भी ऐसा न्यूज़ आती है जो कि आप लोगों के स्टेट से रिलेटेड है, या फिर जो कि आप लोगों की पर्टिकुलर जिस एरिया में आप लोग काम करते हैं, मतलब घर का जो बिजनेस चल रहा है या फिर कोई काम चल रहा है, उससे रिलेटेड जो एरिया से कोई क्वेश्चन आता है, आप लोग इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आती हैं, आप लोग की जो हॉबी है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो उसको उसमें मेंशन करते रहिए। तो इससे क्या होगा, आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो एक अच्छे लेवल पर आप लोगों को चलती हुई नजर आएगी। एक तरीके से प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की सारी तैयारी आप लोगों के साथ में चलेगी। कोई आप लोगों को बोले कि पहले इसकी तैयारी कर लो फिर उसकी कर लेना, तो यार उससे नहीं हुआ करता। ठीक है, सारी चीज़ें एक साथ में चलनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लो मैं आप लोग टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसने पूछ लिया इंटरव्यूअर ने आप लोगों से कि ये स्कीम जो है वो किस तरीके से किसानों को फायदा पहुंचा रही है, बताइए आप लोग। ठीक है, या फिर आप लोगों से पूछा गया कि कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो रहे हैं इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के, किसानों को आंसर राइटिंग में आ गया। ठीक है, या फिर आप लोगों से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ ले, जैसे अभी यहाँ पर प्रीलिम्स से पूछा गया है। तो किसी टॉपिक को आप लोग ये बता ही नहीं सकते कि ये टॉपिक आप लोगों से बस प्रीलिम्स में ही पूछा जाएगा, या मेंस में पूछा जाएगा, इंटरव्यू पूछा जाएगा। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, पहले भी मैंने बताया, जैसे जम्मू एंड कश्मीर वाला इशू है। ठीक है, कोई बोलने लगे कि यार ये तो जो है जीएस पेपर 1 में आएगा, क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एक पर्टिकुलर लोकेशन, ज्योग्राफी की, वहां पर क्या क्या रिसोर्सेज पाए जाते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। या फिर सोसाइटी के बारे में बात करें तो वहां से जीएस पेपर 1 के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा बोलेगा ऐसा थोड़ी ना यार, ये तो जीएस पेपर 2 के अंदर ही बन जाएगा। वो कैसे बनेगा यार, ये पॉलिटी का भी सेक्शन है ना, आर्टिकल 370 के बारे में बात कर रहे हैं, तो पॉलिटी का भी सेक्शन हो गया तो जीएस पेपर 2 में आ जाएगा। तीसरा बोलेगा हाँ क्या तो यार ठीक रहे हो, पर लेकिन मैं भी गलत नहीं हूं, क्या जीएस पेपर 3 में भी आएगा। अब तू कौन सा एंगल निकाल के लाया भाई, जीएस पेपर 3 में कैसे आ जाएगा? नहीं पता। जब यहां पर आर्टिकल 370 हटाया गया, कितना इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ा, वहां पर सेब की फसल कितनी बर्बाद हुई, वहां पर कई सारे लोग जो है उनकी जॉब छूट गई। क्यों? क्योंकि आईटी सेक्टर बिल्कुल बर्बाद हो गया। जब इंटरनेट बंद हो गया, लाखों लोगों की जॉब चली गई वहां पर, तो उसकी वजह से आईटी सेक्टर पर इंपैक्ट पड़ा। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले, या फिर एक तरीके से आप लोग एग्रीकल्चर वाले एरिया में किसानों की ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ा, टूरिज्म सेक्टर पर काफी इंपैक्ट पड़ा, तो जीएस पेपर 3 के अंदर आ गया। यार नहीं, ऐसा नहीं है, एक और पेपर रह गया, उसका भी कुछ इशू है क्या इसके साथ में? वो क्या है? जीएस पेपर 4। यार ऐसा नहीं हो सकता, इसमें नहीं कुछ बैठेगा इसका। क्यों नहीं बैठेगा भाई साहब? बहुत सारा बैठेगा। एथिकल इशू निकल कर आ रहे हैं यहाँ पर कि वहां पर रहने वाले लोगों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, आप लोग ऐसा देख सकते हैं यहाँ पर। तो जीएस पेपर 2 के भी अंदर आ गया और जीएस पेपर 4 के भी अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके की जिंदगी वहां पर लोग जी रहे हैं, वहां पर लोग खुश नहीं है, उनकी हैप्पीनेस के बारे में क्या किया जाए। तो एक तरीके से एक ही टॉपिक है जम्मू एंड कश्मीर, आप लोगों को चारों पेपर से कनेक्ट करके देख दिया। जब चारों पेपर से कनेक्ट हो गया तो इंटरव्यू भी पूछ लेंगे भाई साहब आप लोगों से जरा सी देर में क्वेश्चन कुछ भी बनाकर कि इसके बारे में आपका क्या राय है, कि इसका इशू को क्या सोल्व किया जा सकता है, तो आप लोगों को क्या लगता है इसके बारे में। तो कहने का मतलब यहाँ पर है, कोई भी टॉपिक अगर आप लोग लेकर बैठते हैं तो उस टॉपिक को इस तरीके से आप लोगों को कवर करना है। क्यों नहीं कहते कि एक तरीके से कि पंजों से लेके फूंक तक का नहीं, जो एड्डी से लेके चोटी तक का, उसका सारी चीजें आप लोगों को एक और ही पता होना चाहिए। तो पढ़ाई को कोई भी टॉपिक से देखो तो ये देखो कहां से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। जिस दिन आप लोग अपने खुद के टीचर बन गए ना, उस दिन आप लोगों को चीजें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। टॉपिक आ गया, देखो उसको, इस टॉपिक में क्या क्या चीजें कैसे कैसे हैं, फिर आप लोग देखो इतना मजा आता है पढ़ने में। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि एग्जामिनर क्वेश्चन क्या फ्रेम कर सकते हैं यहाँ से। जीएस पेपर 3 के अंदर आप लोग इसको कवर करके देख सकते हैं एग्रीकल्चर के साथ में। और एक और छोटी सी बात मैं यहाँ पर बता दूं, क्या पूछ लेता हूँ, इतनी सारी बता दी, थोड़ा सा अब आप लोग मुझे पढ़ा दो, मैंने आप लोगों को पढ़ाया। ठीक है, ये क्वेश्चन तो पूछूंगा, इतनी सारी बताने के बाद में मेरे अंदर भी चूल है ना। एक बच्चा कह रहा है सर कितनी चूल है आपके अंदर, इतने क्वेश्चन पूछ लेते हो। मुझे बड़ी हंसी आई, चूल है आपके अंदर।
कभी कभी ना मेरा जब मूड भारी भारी रहता है ना, पूरे दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ऐसे बहुत सारे काम करते हैं तो उसके चलते फिर तो कई बार ना शाम को मैं क्या करता हूँ, कमेंट पढ़ने बैठ जाता है, फिर आप लोगों के मेल होते हैं उनको खोल के बैठ जाता हूँ। कुछ ना कुछ आइटम ऐसा मिल जाता है कि वो दिल को खुश कर देता है। ठीक है, हालांकि कई सारे दुखी करने वाले भी होते हैं कि सर ज़िंदगी में ये दिक्कत चल रही है। रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ बहुत सारे मेल्स का यार, पर लेकिन ये है कि पढ़ लेता हूँ मैं सारे। ठीक है, पर लेकिन सबको रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे मेल आ जाते हैं डेली। अगर एक एक अंदाज़ा लगा के चलो तो आप लोग, ये इनकी संख्या बढ़ती रहती है। कभी कभी जब एग्जाम पास में आता है तो इनकी संख्या 300 से 350 400 भी पहुंच जाती है। और अगर नॉर्मल टाइम पे मैं बात करूँ 150 200 250 तक भी चलती रहती है। तो इतने सारे मेल्स खुद सोचो कि उनको पढ़ के रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, जो जो मुझे लगता है कि काम का है या उनका कुछ बताना है, जैसे अभी कई दिन पहले मैंने कुछ आप लोगों से बात करी थी एक लड़की के बारे में, बहुत ही इशू चल रहा था, उसके बारे में मैंने बात की थी। तो जो मुझे लगता है वो मैं आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर आप लोगों को उसका जो है उसके बारे में आप लोगों को बताता रहता हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को उनका रिप्लाई नहीं मिलता है। बहुत सारे बच्चों को पता है जो भी पूछते हैं, और उनका रिप्लाई वीडियो के अंदर मिल जाता है, बातों ही बातों में, आर्टिकल के अंदर ही। ठीक है, तो आप लोग उसको देखा करो। ये सारी चीजें हैं कि जिंदगी में आप लोग समझ पाओगे। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि एग्रीकल्चर जो है संविधान के अंदर 7वां शेड्यूल है, उसमें 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। एग्रीकल्चर जो है वो कौन सी लिस्ट के अंदर में आता है? एक बच्चा कह रहा है सर सेंट्रल लिस्ट बोलना छोड़ दो, इसको यूनियन लिस्ट बोला करो। ठीक है भाई, यूनियन लिस्ट बोल लेते हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये यूनियन लिस्ट ही है, पर लेकिन आप लोगों ने कई बार देखा होगा लिखने के भी जब बात आती है तो सेंट्रल लिस्ट ही लिखा रहता है। जैसे बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गवर्नमेंट, हम लोग क्या बोलते हैं, मोदी गवर्नमेंट, मनमोहन गवर्नमेंट। ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं, केजरीवाल गवर्नमेंट, पर होता ऐसा नहीं है। एक्चुअल में होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ जिस भी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बात करें, गवर्नमेंट ऑफ यूपी, तो वो होता है स्टेट गवर्नमेंट। ये होता है जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन होता है तो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन सही वर्ड है। ठीक है, केजरीवाल एडमिनिस्ट्रेशन सही शब्द है यहाँ पर। ठीक है, योगी एडमिनिस्ट्रेशन सही शब्द है यहाँ पर लेकिन जो गवर्नमेंट बोल देते हैं ना, गवर्नमेंट सही शब्द नहीं है यहाँ पर लेकिन न्यूज़पेपर उठाकर देखोगे आप लोग सारे तो वही लिखा हुआ मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा इशू होता है, हालांकि एक गलत ट्रेंड है। अगर यूएसए के बारे में पढ़ोगे तो आप लोग कभी भी गवर्नमेंट नहीं लिखा मिलेगा, हमेशा आप लोग को एडमिनिस्ट्रेशन लिखा मिलेगा। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेजेंट टाइम पे जो प्रेसिडेंट है उनको लिखा जाएगा कि हाँ इनका एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चली हुई आ रही है, तो फिर उसको पढ़ता हूँ यार रेगुलरली, तो फिर मुंह से भी वही निकलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये इशू है। चलिए कोई नहीं, आगे से ध्यान दिया जाएगा आपकी बातों के ऊपर भी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है यहाँ पर, ये बेसिकली ऑनगोइंग खरीफ सीजन के अंदर अगर बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे राज्यों तक यहाँ पर पहुंचाई जा रही है और इनके द्वारा रीजॉइन किया जा रहा है। रीजॉइन मतलब पहले छोड़ दिया कि नहीं पसंद आई, क्यों छोड़ दिया, नहीं पसंद आई, फिर से ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा क्या मिल गया इसके अंदर में। तो कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंग बातें भी बताऊंगा। बिहार, झारखंड, गुजरात, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल, ठीक है, तो इनको फिर से इसके अंदर बैक लाया जा रहा है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के अंदर में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अलग अलग टाइम पर ये कुछ राज्य ऐसे हैं पिछले 4 सालों में इन्होंने छोड़ दिया और ये बोले कि हमको ये स्कीम जो है वो पसंद नहीं आई। तो पहले तो मैं आप लोगों को स्कीम बता देता हूं, इस आर्टिकल के चक्कर में आप लोगों की एक स्कीम भी तैयार हो जाएगी जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो स्कीम के बारे में कुछ बातें यहां पर कर लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यहां पर अगर आप लोग बात करते हैं बीमा के बारे में, तो बीमा का मतलब क्या होता है, बेसिकली इंश्योरेंस जो आप लोग लेते हैं उसका मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आज के डेट में मैंने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ले लिया, गाड़ी पे कहीं जा रहा हूँ, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का हो गया तो गाड़ी के लिए इंश्योरेंस है, मेरा हो गया तो मेरे लिए इंश्योरेंस है कि हाँ कल को जो है उसका इलाज हो जाएगा, कहीं हाथ पैर कुछ टूटता है, कोई दिक्कत आती है तो उसका सोल्यूशन निकल जाएगा, घर वालों के ऊपर बर्डन नहीं आएगा। ठीक है, पता चला कि यहाँ पर कुछ हड्डियां पड्डियां टूट गई, पता चला पूरी गाड़ी जो है वो बिल्कुल एक तरीके से उसका कचूमर निकल गया, तो एक तरीके से इंश्योरेंस वाली कंपनी के ऊपर बर्डन आएगा क्योंकि ऑलरेडी उनको हर साल जो है पैसे जा रहे हैं इंश्योरेंस के। तो ऐसा ही सेम पैटर्न जो है वो किसानों को देखने को मिलता है। आप लोगों को, किसानों को एक मिनिमम, एक काफी लोवेस्ट प्राइस पर, जैसे कि 2% प्रीमियम हो गया ऑफ खरीफ का, 1.5 रबी क्रॉप का और 5% रहता है जो भी कमर्शियल क्रॉप, हॉर्टिकल्चर वगैरह के, ये साग सब्जी वगैरह, उनका आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये जो प्रीमियम होता है एक बहुत ही कम प्रीमियम पे उनको क्या होता है, उनको लोन मिल जाता है, एक तरीके से उनको इंश्योरेंस मिल जाता है। और कल को चलकर अगर कहीं बारिश ज्यादा हो गई, ठीक है, इसी के साथ में कहीं बाढ़ आ गई, तो यहाँ पर उनको जो है उनका रिटर्न मिल जाता है, किसानों के ऊपर यहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं पड़ती है। ठीक है, हालांकि इसके ऊपर कई बार बातें की गई है कि 1 क्रॉप यहाँ पर एक तरीके से नहीं, 1 क्रॉप 1 रेट होना चाहिए, वो वाली चीजें चली कई बार पर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, देखो अभी आप लोग समझो, अब यहाँ पर ये जो इंश्योरेंस देने वाली कंपनी है वो यहाँ पर खेलती है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है, अगर अपनी कंट्री का अगर मैप उठाकर देखोगे, अभी मैं आप लोगों से आंध्र प्रदेश की बात कर रहा हूँ, ठीक है,
कल को अगर मैं बात करने लगूँ उड़ीसा की, परसों बात करने लगूँ वेस्ट बंगाल की, अगर उसके बाद में बात करने लगूँ राजस्थान की, फिर मैं बात करने लगूँ यहाँ पर उत्तराखंड की, तो सबका एरिया अलग अलग है। मतलब कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर बारिश ज़्यादा हो रही है, कहीं पर आप लोगों को सूखा पड़ा हुआ नजर आएगा जैसे राजस्थान वाला एरिया हो गया, कहीं पर भूस्खलन ज़्यादा हो रहा है। तो सबका अलग अलग एरिया है। अब इंश्योरेंस कंपनी वाले तो प्राइवेट वाले हैं मैक्सिमम, अब उनको पता है कि कहाँ पर ज़्यादा नुकसान होता है, तो जहां पर ज्यादा नुकसान होता है वहां पर जल्दी से इंश्योरेंस वाली कंपनी जो है वो आकर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। उनको पता है कि यहाँ पर प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा, लेने के देने पड़ जाने अपने। तो इसलिए यहाँ पर कई सारे राज्य जो है वो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे और वो वहां पर जाकर इंश्योरेंस ज्यादा करती है जहां पर उनको लगता है कि यार यहाँ पे तो कुछ होने वाला है ही नहीं। तो वहां पर राज्य गवर्नमेंट परेशान है। वो क्या है, वो ये उनको ये लग रहा है कि यार जो ये इंश्योरेंस की कंपनी है ये दबा के पैसे ले जा रही है, क्योंकि वहां पर वो करोड़ों रुपए कमा रही है इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि उनको पता है यहाँ पर कोई नुकसान होने वाला ही नहीं है किसानों का। कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर ज्यादा ना बाढ़ आती है, जैसे कि ना कोई वहां पर ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, तो यहां पर इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब यहां पर ये हो गया कि इसके ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात की गई थी। इसमें ये बोला गया कि मान लीजिए कोई इंश्योरेंस करा लिया किसानों ने और यहाँ पर जो इंश्योरेंस देने वाली कंपनी है उसको कोई ज्यादा नुकसान हुआ नहीं वहां पर और उसको फायदा ही फायदा हुआ, तो ये बोला गया अगर उस एरिया में कोई नुकसान नहीं हो तो इंश्योरेंस कंपनी को 10% ले लो भाई साहब, तुम अपना जो इन्वेस्टमेंट किया उसका 15% ले लो, पर बाकी का जो पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट को रिटर्न करो ताकि स्टेट गवर्नमेंट जो है उसका यूटिलाइजेशन कर सके। इसी इशू के ऊपर महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर इससे बाहर निकल रही थी। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यहाँ पर यह कि कई सारे जो है ये इशू जेन्युइन भी है अगर देखा जाए तो। यार उस एरिया में तो तुम मान ही रहे हो जहां पर ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है, तुम उस एरिया में आकर भर भर के आकर वहां पर पॉलिथी मारकर बैठ जा रहे हो कि हाँ हम लोग यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी, हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। तो ये काफी बड़े मुद्दे यहाँ पर देखने को मिले थे। तो इसके चलते यहाँ पर बार बार इसके बारे में बातें की जा रही थी कि ये क्या सही है और क्या गलत है, वो आप लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर बात करें प्रधानमंत्री जो इंश्योरेंस के बारे में आप लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर ये एक तरीके से अगेंस्ट है नॉन प्रिवेंटेबल नेचुरल रिस्क से लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से अगर बात करें तो एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करा जा रहा है कि एक ऐसा लॉस अगर होता है दोनों तरीके से। ये इंटरेस्टिंग है, स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से कि फसल बोने से पहले या फिर फसल बोने के बाद में, दोनों को कवर कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। यानी कि जिंदगी होने कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस जिंदगी से पहले भी और जिंदगी के बाद भी, कुछ ऐसा कुछ स्लोगन है ना उसका, वही वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कवर करता है जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है फार्मर को, अगर क्रॉप जो है वो फेल हो जाती है कल को, तो एक इनकम मिलती है किसानों को, कम से कम एक तरीके से किसानों को एनकरेजमेंट मिलता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कंटिन्यू रखने का, और क्रेडिट भी मिलता है उनको ताकि उनकी जिंदगी जो है वो सुधरी रहे। आप लोगों को ये बता दूं आज की डेट में हमारे देश में किसान जो हैं वो इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वरना अगर कई सारे देश में आप लोग जाओगे ना, किसानों को बिजनेसमैन से भी ज्यादा मजे हैं वहां पर अगर जाओगे। इतना ज्यादा सब्सिडी, इतनी ज्यादा सपोर्ट जो है उनको उनकी गवर्नमेंट से मिलती है। पर हम लोग एक मिडिल इनकम कंट्री हैं, तो हमारी कंट्री में गवर्नमेंट की खुद ही एक तरीके से लाले लगे रहते हैं, तो उसके चलते उतना ज्यादा फायदा नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमारी कंट्री कोई मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं है। जैसे चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग बेस है, यूएसए एक मैन्युफैक्चरिंग बेस, ठीक है, जापान मैन्युफैक्चरिंग बेस। तो जहां पर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ज्यादा होती है वहां पर लोग जो है वो खेती के ऊपर कम डिपेंडेंट रहते हैं, दूसरे काम में वो अपना ना कुछ काम धंधा ढूंढ लेते हैं। पर अपने देश के अंदर में आप लोगों को ऐसी सिचुएशन नहीं देखने को मिलती है। तो इसके चलते क्या होता है, निकलकर ये इशू निकल कर आता है कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंसी तो ज्यादा है, पर लेकिन प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं आ रही निकल कर वहां से, तो इसकी वजह से ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है। तो फार्मर को यहां पर पे करना है मैक्सिमम 2%, जो अभी बताया मैंने खरीफ क्रॉप के लिए, और यहाँ पर रबी क्रॉप के लिए 1.5% और 5% है यहाँ पर किसके लिए, कमर्शियल जो भी यहाँ पर हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स हैं उनके बारे में। ठीक है, और यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग है ये आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में अलग से आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, और वैसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोग स्टेट गवर्नमेंट से अगर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यहाँ पर अगर बात करें तो 50-50% यहाँ पर रहता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, सारे स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, छोड़ के नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया को। जो नॉर्थ ईस्ट में है वहां पर 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और यहाँ पर ये बेसिकली 10% उन स्टेट से लाएंगे। अब इसके लिए भी एक पर्टिकुलर वर्ड यूज किया है। ये कैसी स्कीम हो गई, दो तरीके की स्कीम होती है, एक तो बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक बोलते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब आप लोग ये बताओ, ये जो मैंने बता दिया आप लोगों को कि हाँ यहाँ पर ऐसे ऐसे पैसा चल रहा है, तो ये कौन सी स्कीम होगी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगी या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी? इस वीडियो को पॉज कर यहीं पर ही बताओ, अभी आप लोगों को बता देता हूँ, आर्टिकल जैसे ही कंप्लीट होता है तब तक आप लोग सोचो कौन सी स्कीम होगी। ठीक है, अभी अगर बात करें इश्यूज क्या हैं, जैसे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स रहती है स्टेट के पास में, तो इसकी वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक तरीके से बात की जा रही है कि लो क्लेम रेशियो ड्यूरिंग द नॉर्मल सीजन। जैसे मैंने बोला ना अभी यहाँ पर
अगर नॉर्मल सीजन है यहाँ पर तो कहीं ना कहीं कंपनी के पास में सारा पैसा चला गया, ठीक है, तो उसके चलते यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल रही है। क्लेम सेटलमेंट इशू के बारे में बात की जाती है, अगर कहीं पर दिक्कत हो जा रही है तो वहां पर किसानों को डिले रहता है, उनको कंपनसेशन नहीं मिलता है। ऐसा नहीं जैसे आप लोग चले गए कल को चलकर, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी में गाड़ी ठुक गई कहीं पे, तो वहां पर चक्कर लगाते रहते हैं, ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, वो डॉक्यूमेंट लेके आओ, ये चलेगा वो चलेगा, तो बहुत सारे इश्यूज ऐसे रहते हैं, तो वो इशू देखने को मिलते हैं। और इंप्लीमेंटेशन इशू रहेगा, ठीक है, कई जगह पर आप लोग देखते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो भी देखते हैं कि इंटरेस्ट कहां पर है भाई साहब, जहां पर क्रॉप लॉस ज्यादा रहता है वहां पर वो अपना पत्ता काट के निकल लेते हैं। तो ये स्कीम रिलेटेड अगर इशू कोई आप लोगों से कल को कोई पूछ ले कि भाई साहब स्कीम रिलेटेड इशू क्या होंगे, तो वो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में ये 3 कम से कम एटलीस्ट आप लोग वहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग देखिए आर्टिकल पूरा समझ में आ गया मैंने क्या क्या पढ़ाया। अब क्वेश्चन देखो कितने मजे में आप लोग कर पाओगे, और यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को ध्यान में रखते हुए आप लोग ये स्टेटमेंट पढ़ो। बोला गया अंडर दिस स्कीम फार्मर विल हैव टू पे द यूनिफॉर्म प्रीमियम 2% फॉर एनी क्रॉप, मतलब जो भी क्रॉप वो उगाते हैं उसके लिए हर एक फसल के लिए 2% उनको प्रीमियम देना है। अभी मैंने क्या बताया, कहीं 2% देना है, कहीं 1.5% देना है, कहीं 5% देना है, तो यूनिफॉर्म है क्या ये? बिल्कुल भी नहीं है। पहली स्टेटमेंट अपने आप गलत हो गई। दिस स्कीम कवर द पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस, यानी कि अभी बताया ना मैंने कि पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस भी यहाँ पर कवर करती है, साइक्लोन वगैरह अनसीजनल रेन हो गई उसकी वजह से। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया, डायरेक्ट स्कीम से निकल के क्वेश्चन आ गया। आके गया कि नहीं आ गया? आंसर क्या हो गया आप लोग खुद बता दो अब नीचे, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर इसका सीधा सीधा बी हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से जब एग्जाम में बनते हैं बड़े ही प्यारे प्यारे से, तो इस तरीके से कवर करो उसको कि आप लोग इंटरव्यू में भी क्वेश्चन का आंसर अब आप लोग दे पाओगे, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या क्या चीजें, मैंने सारी बातें आप लोगों को बता दी। तो इसको कहता है टॉपिक को अच्छे से कवर करना। अब ये टॉपिक कुछ दिनों पहले यहाँ पर अभी इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कवर किया गया, ठीक है। इससे पहले टॉपिक हिंदू के अंदर भी आ रखा था 2-3 बार बीच में, तो मुझे आज टाइम मिला तो मैंने कहा इसको ढंग से कवर कर लेते हैं। तो इस तरीके से पढ़ाई करो। देखिए मैं क्या करता हूँ, इसे टॉपिक रहते हैं ना, तो मैं देखता रहता हूँ कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं। जब मिलता है बैठ कर टॉपिक का पोस्टमार्टम कर दिया। अब पूरा टॉपिक आप लोगों के हाथ में, किसी तरीके से आप लोग इसको देख लो, बताना कैसा लगा, फीडबैक देना, लाइक या डिसलाइक करके बता सकते हैं, या फिर कोई इशू हो तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। फॉर फीडबैक जरूर दिया करो यार। टॉपिक जिस तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाता है, अगर उसमें कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो लाइक डिसलाइक करने में 1 सेकंड लगती है, वो बता सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये था पूरा कंप्लीट टॉपिक। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर काफी डिटेल में कवर किया गया है। अनएम्प्लॉय जो यूथ है उनके बारे में बात करूंगा, लेबर फॉर पार्टिसिपेशन के बारे में बात करूंगा। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग प्रीलिम्स में भी पूछे जा चुके हैं, तो कॉन्सेप्ट में भी क्लैरिटी आएगी। इकोनॉमी के अंदर आप लोग इसको कवर कर सकते हैं, एक अच्छा टॉपिक आप लोग का रहेगा, ठीक है। यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 और इकोनॉमी का जो पोर्शन है उसके अंदर आप लोग यहां पर इसको कवर करके देख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहां पर लेबर फॉर पार्टिसिपेशन रेट, ये क्या होता है अगर आप लोगों से पूछा जाए, तो इसको मैं काफी आसान शब्दों में आप लोगों को पूरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, जिसके साथ में आप लोग कनेक्ट हो पाएंगे। पहले समझिए कि न्यूज में किस लिए है। अभी हमारी कंट्री में यहाँ पर जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उसके द्वारा यहाँ पर डेटा प्रस्तुत किया गया है कि इंडिया का लेबर फॉर पार्टिसिपेशन जो रेट है वो अभी डिक्रीज हुआ है, यानी कि लेबर का जो पार्टिसिपेशन है हमारी कंट्री में वो कम हुआ है। और कितना कम हुआ है, वो बेसिकली अभी यहाँ पर कम हो गया, 40 पर आ गया है। पहले यहाँ पर 47 पर था, ऑलरेडी कम था, अभी 40 पर आ गया 2016 के कंपेयर में, और कम यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है। आखिर रीजन क्या है, अगर यहां से पूछा जाए आप लोगों से कि ऐसी दिक्कतें क्यों देखने को मिल रही है, तो हमारी कंट्री में खासकर अगर बात करें जो महिला है वो यहां पर लेबर फोर्स से आउट हो जा रही है, इसकी वजह से और ज्यादा दिक्कत निकल कर आ रही है। तो अभी यहां पर अगर बात करें जो इंडियन पॉपुलेशन है वो वर्किंग एज की है, यानी कि बोला जा रहा है कि मोर देन हाफ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ऐसी है जो कि 15 साल या फिर उससे बड़ी है, यानी कि उससे ज्यादा एज की है। उनको सबको जॉब चाहिए कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से, पर लेकिन आज की डेट में चीजें एक तरीके से मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से लोग जिनको जॉब चाहिए उनको भी जॉब नहीं मिल पा रही है और दिक्कतें देखने को मिल रही है, और इसकी वजह से यहाँ पर ये सामने बातें निकल कर आ रही है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं बात करूंगा अभी क्या क्या मुद्दा है। वैसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का अगर आप लोगों से फॉर्मूला, यानी कि आप लोगों से यहाँ पर एक तरीके से इसका उन्हें कहते हैं एक तरीके से इसका फॉर्मूला आप लोगों से कोई पूछे क्या है, तो यहाँ पर पूरी लेबर फोर्स कितनी है हमारे पास में और वर्किंग एज ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, अगर उससे डिवाइड कर देते हैं लेबर फोर्स को तो हमारा पार्टिसिपेशन रेशियो आ जाता है। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, माइंड में क्लैरिटी होती है आप लोगों को चलेगी। पहले तो सबसे पहले यहां पर जो CMIE, यानी कि यहां पर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE बोलूंगा इसको आर्टिकल में, आगे कंफ्यूज मत होना। इसके द्वारा यहां पर बेसिकली क्या बोला गया कि हमारी कंट्री में अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि आप लोग ये बताइए कि एक तरीके से लेबर फोर्स क्या होती है, आप लोगों से सोचिए आप लोग इंटरव्यू में बैठे हुए हैं और आप लोगों से पूछ ले कि लेबर फोर्स क्या होती है, और ये पूछा भी गया है। अभी रिसेंटली यहाँ पर एक बंदे से बात हो रही थी तो उससे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा भी गया यहाँ पर इंटरव्यू के अंदर में, ठीक है, लेबर फोर्स के बारे में। तो यहाँ पर लेबर फोर्स का मतलब क्या होता है अगर आप लोगों से पूछे, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि 15 साल या फिर उससे ज्यादा का अगर कोई पर्सन है, वो लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है,
तो यहां पर इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। या तो वो इंप्लॉयड होगा, यानी कि या तो वो जॉब कर रहा होगा, या फिर वो जॉब की चाह में होगा, यानी कि वो जो होगा वो चाह रहा होगा कि उसको जॉब मिल जाए और वो ढूंढ रहा होगा एक तरीके से बेसब्री से कि मुझे जॉब मिल जाए। तो ये दोनों जो इंसान है ये लेबर फोर्स की कैटेगरी में आएंगे। यानी कि अगर आज की डेट में एक कोई ऐसा इंसान है जिसके बाप की 50 बीघे जमीन है और भाई साहब दुनिया भर का माल पड़ा है घर में और उसको बेसिकली जॉब नहीं मिली है और उसकी इच्छा भी नहीं है कि वो जॉब करे, तो वो यहां पर लेबर फोर्स का बेसिकली हिस्सा नहीं होगा, ये याद रखिएगा। यानी कि इच्छुक इंसान जो कि चाहता है कि उसको जॉब मिले वही इंसान जो है यहां पर लेबर फोर्स का पार्ट होगा। ये बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी आप लोगों को रखकर चलनी है। यानी कि दो कैटेगरी है, दोनों कैटेगरी में एक क्या है, दोनों की डिमांडिंग क्या है, एक तरीके से जॉब, यानी कि एक तो ऑलरेडी जॉब कर रहा है और दूसरे की डिमांड है जॉब। तो यहां से आप लोगों को यहां पर चीजें देखने को मिलेगी। तो इसमें चलते हैं, यहां पर जो कैटेगरी 1 है वो तो सक्सेस हो गए, उनको जॉब मिल चुकी है, उनकी बल्ले बल्ले सब बड़ाई कर रहे हैं, वाह लड़के को जॉब मिल गई, लड़की को जॉब मिल गई। पर लेकिन कैटेगरी 2 जो है वो यहां पर मैक्सिमम लोगों की देखने को मिलेगी जिनको जॉब नहीं मिल पा रही है, जो आतुर हैं इस चाह में कि उनको जॉब मिले। तो यहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है, यहां पर सबसे ज्यादा बेइज्जती होती है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है अगर बात करें, ये एक तरीके से वर्किंग एज को देखता है, वो वर्किंग एज जो कि 15 या फिर उससे साल ज्यादा की है यहां पर, और जो डिमांड कर रही है जॉब की, ये बात जरूर याद रखेगा, जॉब की डिमांड यहां पर बताई गई है। तो अगर कोई बात करें इंप्लॉयड और अनएम्प्लॉयड तो दोनों इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, ये याद रखिएगा। यहां थोड़ा डिफरेंस तरीके से थोड़ा सा पूछा जाए आप लोगों से कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के अंदर वही आएंगे जो काम करें, नहीं भाई साहब वो भी आएंगे जिनको काम की जरूरत है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग यहां पर जरूर याद रखिएगा। आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर निकल कर आ रहा है वो है कि इंडिया का अभी रेट कम क्यों हो रहा है, ये इतना ज्यादा कम आखिर कैसे हो गया, इतना लो कैसे हो गया। तो यहां पर देखिए मेल का जो पार्टिसिपेशन है अगर फीमेल के साथ में आप लोग कंपेयर करेंगे तो आप लोगों के पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। मेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो यहां पर रेशियो है वो 67.4% है और फीमेल का क्या है यहां पर, ये 9.4 है। आप लोग अंदाजा लगा लीजिए यहां पर क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है। इंटरनेशनल लेवल पर जो एवरेज फीमेल का पार्टिसिपेशन है वो 47 है और हमारी कंट्री में नॉर्मल तरीके से अगर बात करें इंडिया की जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो अराउंड 25% आप लोग यहां पर देखने को मिला था। अभी यहां पर इतना भी लो आप लोगों के सामने यहां पर चीजें निकल कर आ रही है। यानी कि आज की डेट में ये तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था उस टाइम पर कि यहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड से काफी कम है और आज के में तो कहानी बिल्कुल खत्म हो गई कोविड-19 के चलते। तो अब आप लोग समझिए यहां पर कि फीमेल के पार्टिसिपेशन की वजह से यहां पर ये दिक्कत निकल कर आ रही है। अच्छा मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, यहां पर एक इंटरव्यू में क्वेश्चन बन गया आप लोगों से, हमारी कंट्री का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन यार इतना सारा कम हो गया, आप लोग ये बताओ इसके कम होने के रीजन क्या है। कोई भी एक उदाहरण दो, चलो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए 1 मिनट के लिए, कोई भी एक उदाहरण दो आखिर वुमेन लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर पा रही है। खासकर लड़कियों से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यहां पर इंटरव्यू में क्वेश्चन बन गया कि वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्यों कम है। चलिए आप लोग आंसर दीजिए, देखता हूं कौन कौन इसका आंसर देता है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, वैसे आंसर आप लोगों के सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है यहां पर लो एंड ऑर्डर, आप लोगों को देखने को मिलेगा घर से जो घर वाले हैं ज्यादा दूर भेजने के लिए लड़कियों को तैयार नहीं है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं हो पाती है कई बार कि हाँ काम तो मिल गया पर आने जाने में दिक्कत है और इतना घर पे पैसा नहीं है कि वहां पर रूम लेकर रह ले, ठीक है। वायलेंस देखने को मिलेगा अगेंस्ट वुमेन, कहीं पर छेड़खानी हो रही है, कहीं पर किसी के ऊपर एसिड फेंक दिया, किसी का रेप हो गया, ठीक है। सोसाइटल नॉर्म्स रहते हैं, लड़की बाहर जाकर काम करेगी, अरे नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो वाली चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये कंडीशन यहां पर निकल कर आती है जिसके चलते दिक्कत क्रिएट हो जाती है सोसाइटी के अंदर में। तो ये कम से कम 4 पॉइंट अगर आप लोग लिख देते हैं कि आज के डेट में महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में क्यों यहां पर कम कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, तो लो एंड ऑर्डर की कंडीशन, इफिशिएंस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो ढंग से नहीं है, वायलेंस होते हैं और सोसाइटी के नॉर्म्स है कि हाँ लड़की क्या करेगी बाहर काम जाके, आखिर में जाके तो क्या करना है कि चूल्हा बर्तन या घर के कपड़े धुलने वही सारा काम करना है, बच्चे पैदा करना। तो वो वाली आधी अभी भी सोसाइटी में कई जगह वो सोच है, तो उस सोच से हम लोग को ऊपर उठना पड़ेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये आप लोग कम से कम बीइंग ए वुमेन, कम से कम आप लोग बीइंग ए गर्ल, आप लोगों को ये बातें पता होनी चाहिए अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले, ठीक है। अभी कुछ और बातें करता हूं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में अगर आप लोगों से बातें की जाए, ये पहले प्रस्तुत नहीं किया जाता था, अभी प्रस्तुत किया जा रहा है, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी कर रहे हैं। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जिसको आप लोग एनएसओ बोलते हैं, जो यहां पर बेसिकली इसको प्रस्तुत करता है आज की डेट में, तो इसके द्वारा 2017 से यहां पर स्टार्ट किया गया। पर लेकिन इंटरेस्टिंग है 2017 में तो एनएसओ भी नहीं था, मतलब यहां पर कोई और ऑफिस हुआ करता था जिसको एनएसएसओ बोला करते थे आप लोग। इसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा, एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोग की कवर हो जाएगी इसी बहाने से। तो यहां पर जो बात करें पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे,
इनके द्वारा कंडक्ट कराया गया 2017 से अप्रैल के महीने से। तो ये महान काम अप्रैल के महीने में होना स्टार्ट हुआ 2017 में, जिसके चलते पहला कंप्यूटर बेस्ड सर्वे यहां पर प्रस्तुत किया गया देश के अंदर में, और ये पता चला यहां से कि कितना लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देश के अंदर में है। अनएम्प्लॉयड जो इंडिकेटर है उसके बारे में बताया गया, कितना यहां पर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है हमारी कंट्री में, पॉपुलेशन रेशो क्या है, कितना प्रोपोर्शन है अनएम्प्लॉयड लोगों का, कितना है यहां पर एक तरीके से अनएम्प्लॉयड रेट गांव में शहरों में, वो सारी बातें यहां पर बताई गई। तो इसके चलते हमारे सामने निकल कर आया यार इतने सारे लोग जो है वो बेरोजगार हैं और जबकि सबके पास में अच्छी एजुकेशन है। तो ये एक महान इंसान थे जिनका नाम था यहां पर अमिताभ कुंद, ठीक है। तो अमिताभ जो कुंद थे यहां पर, इनके द्वारा एक कमेटी हेड की गई और उनके द्वारा बोला गया यार ये काम करने स्टार्ट करो, कम से कम तुमको पता तो रहेगा किसके किसके पास में जॉब नहीं है, और फिर उसी हिसाब से आप लोग स्कीम निकाल के ला सकते हो, अपने देश में स्कीम प्रोवाइड करा सकते हो, लोगों के जॉब के बारे में बातें कर सकते हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर बातें निकल कर आई, ठीक है। तो यहां पर नेशनल सैंपल सर्वे जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एनएसएसओ आप लोग बोलते हो, वो आज की डेट में एनएसओ बन चुकी है, यानी कि उसका अपग्रेडेशन हो गया है। क्या हो गया उसका अपग्रेडेशन, मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। ये डेटा रिलीज करती है इंप्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट बेसिस पर यहां पर, और ये एवरी 5 ईयर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, जिससे हमारी कंट्री में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी यहां पर पता चलती है। अब यहां पर जो एनएसओ है, जिसको मैं भी एनएसओ बोल रहा हूं, ये पुराने टाइम पर बेसिकली अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। पहले सीएसआई इसको बोला गया, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, 1951 में जब बनाया गया। आगे इसका नाम चेंज करके सीएसओ कर दिया, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। फिर आगे चल के सीएसओ तो ऐसा कैसे ही रहा, पर लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज करके ऑफिस कर दिया, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। आगे यहां पर एनएसएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफिस था, ये एक था, और यहां पर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अलग था। दोनों को मर्ज कर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बना दिया, ये नई ऑर्गेनाइजेशन बन गई और आज की डेट में यही काम कर रही है, जिसका नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम एंड इंप्लीमेंटेशन के अंडर में आती है, जो इससे पहले यहां पर 1999 में बनाई गई थी। 2 डिपार्टमेंट को मर्ज कर डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इनको मर्ज कर ये बेसिकली मिनिस्ट्री बनाई गई थी। अब इतनी बातें बताने के बाद में थोड़ी सी तो चुल यार मुझे भी है, वो मेरी चुल आप लोग ठंडी करो। मुझे ये बताओ कि यहां पर कौन इसके मिनिस्टर हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर आपको भी चुल लगी रहती है क्वेश्चन पूछने की तो मुझे वो चुल याद आ गई यार इतना पढ़ाने के बाद में इतना भी नहीं पूछूंगा तो फिर क्या पढ़ाना रह गया, ठीक है। इतना तो कम से कम हक बनता है ना मेरा भी कि हाँ इतने क्वेश्चन तो कम से कम पूछे जाए मुझे बड़ा अच्छा शब्द लगा, चुल रहती है सर इतने क्वेश्चन पूछ लेते हो मैंने कहा चलो ठीक है, आगे से थोड़े से और ज्यादा पूछेंगे और ज्यादा चुल जगाएंगे, ठीक है कहां से लाते हो ये शब्द निकाल के। आगे चलते हैं, पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे के बारे में बात करें तो अभी बताएं यहां पर बेसिकली 2 एस्पेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक तो यहां पर बात की जा रही है, मेजर किया जाता है डायनामिक इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, अनएम्प्लॉयमेंट जो स्टेटस देखने को मिलता है शॉर्ट टाइम इंटरवल में, खासकर 3 मंथ में अगर बात करें अर्बन एरिया में ओनली, जो करंट वीकली जो स्टेटस है वो यहां पर देखा जा रहा है। देखिए क्या होता है, आज के लिए मान लीजिए सर्वे आप लोग निकालोगे, पता चला यहां पर किसी एरिया में लोग काम करने के लिए आए, कुछ टाइम बाद वो कहीं और जाकर काम करने लगे, तो इसलिए वो भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो और इसी के साथ में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो यहाँ पर अनएम्प्लॉयड जो रूथ है यहाँ पर एक तरीके से ये एक तरीके से इसका रेशियो निकाला जाता है, यानी कि जैसा मैंने अभी यहाँ पर आप लोगों को बताया था ना यहाँ पर इसके बारे में कि जो बेसिकली यहाँ पर इसके बारे में, तो वर्कर पॉपुलेशन जो रेशियो यहाँ पर, इसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ये अनएम्प्लॉयड रेट, तो इसके कॉम्बिनेशन में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट बात की गई कि गांव वाले और शहर वाले एरिया में आप लोगों को यहाँ पर ऑल इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहाँ पर इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं ताकि यहां पर इसको एनुअली प्रॉपर वे में काउंट किया जा सके। देखिए ये ऐसी चीजें जो कि चेंज होती रहती हैं, तो इसको रटना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ये कि पता चलता रहे कौन कौन कहां पर काम कर रहा है। अब यहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनेगा, ये स्लाइड थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और बन भी चुका है ऑलरेडी, ठीक है। अनएम्प्लॉयड यूथ कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के लोग होते हैं जो कि बेसिकली ऐसी कैटेगरी में आते हैं कि भाई साहब इनके पास में जॉब नहीं है, तो कई कैटेगरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक को बोला जाता है सबसे पहले डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है, ये ऐसा फिनोमिनन होता है जहां पर मोर लोग जो है ज्यादा लोग लगे हुए हैं एम्प्लॉय में जितने रिक्वायरमेंट है। उदाहरण के तौर पर एग्रीकल्चर, अगर घर में 10 आदमी हैं और 5 बीघे जमीन है, 10 के 10 उसमें लगे हुए हैं, क्यों, क्योंकि और कुछ काम करने के लिए है ही नहीं है, तो इसलिए यहां पर ये लगता है कि चलो इसी में लगे रहते हैं, तो वहां पर उसी काम को 5 लोग कर सकते हैं, पर लेकिन वहां पर 10 लोग लगे हैं, तो एक्स्ट्रा 5 लोग क्या हो गए, वो डिस्गाइज्ड हो गए, यानी कि कुछ और काम कर सकते थे, घर में और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते थे, पर लेकिन उसी में लगे हुए, तो इसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है जो कि यहां पर कई बार पूछ भी ली जाती है। अगर आप लोग एक एग्रीकल्चर परिवार से आते हैं तो आप लोगों से तो एग्जाम में क्वेश्चन भी यहां पर बन जाएगा। एक है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मान लीजिए अभी गेहूं कट रहे हैं, उसके बाद में फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा गन्ने का सीजन आएगा, ठीक है, फिर इस तरीके से पैटर्न चलता रहता है, पर लेकिन एक टाइम पर वो चीजें खत्म हो जाती है, फिर कोई और सीजन आता है, तो सीजन के बीच में जो टाइम रहता है तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा सीजनल जो वर्कर होते हैं, तो वहां पर फिर उनको अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, वो दिक्कतें निकल कर आती है, ठीक है। एक होता है इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल,
स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है अगर इसके बारे में बात की जाए तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट होता है जहां पर मिसमैच होता है। यानी कि मेरे पास में टीचिंग की क्वालिटी है, ठीक है, किसी ने मुझे दे दिया कि यार तुम डॉक्टर बन जाओ, ठीक है, लोगों की हेल्थ देखो। मैंने कहा भाई साहब टीचर हूं मैं, नहीं नहीं डॉक्टर बन जाओ ना, आप हेल्थ भी देख लोगे, मतलब बच्चों की हेल्थ देखो, हेल्थ सही है फिर हेल्थ गलत है, तो ये कैसे मैं बता सकता हूं? तो आप लोग समझिए इस चीज को। तो मिसमैच रहता है कि मेरी क्या स्किल है और मुझे काम क्या करने को दे दिया गया है, तो दोनों फुलफिल नहीं हो पाती है, उसकी वजह से जॉब नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो ये दिक्कतें कई बार देखने को मिलती है। तो स्ट्रक्चरल जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहां पर चीज देखने को मिलेगी। तो ये अवेलेबिलिटी जो स्किल है पर लेकिन रिक्वायरमेंट कुछ और की है, मिसमैच हो जाता है तो जॉब नहीं मिल पाती है, ठीक है। एक है यहाँ पर साइक्लिकल, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक बिजनेस साइकिल होती है। जैसे रिसेशन आ गया 2008 में, ठीक है, अभी कोविड-19 आ गया, इसकी वजह से दुनिया भर के लोगों को जॉब से निकाल दिया। तो ऐसी अगर कोई साइकिल आ रही है, टाइम टू टाइम दिक्कतें हो रही हैं ऐसी, तो ये देखने को मिलता है कई बार जब इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाती है तो लोगों को जॉब से निकाल दिया जाता है। तो ये भी एक काफी बड़ी दिक्कत निकल कर आती है, एक तरीके का ये भी अनएम्प्लॉयमेंट आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में एक और होता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है, आज की डेट में आप लोगों को पता है हम लोग कंप्यूटर यूज करें, पर लेकिन जिस टाइम पर यहां पर राजीव गांधी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके द्वारा जब बोला गया कि कंप्यूटर यूज किया जाएगा, बहुत सारे लोगों के कान खड़े हो गए, यार कंप्यूटर तो यूज करना आता नहीं है, ये कैसी मशीन लेकर आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं यार कंप्यूटर आएगा तो लोगों को जॉब कम मिलने लगेगी, यार ये तो बिल्कुल बर्बाद कर देगा। तो बहुत सारे लोग इरिटेट हो गए इस टाइम पर, जैसे तैसे उनके द्वारा कंप्यूटर सीखा गया और कुछ के द्वारा नहीं सीखा गया, तो बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिली। उस टाइम पर बहुत सारे लोगों की जॉब गई जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं है, और जिन्होंने सीख लिया वो बल्ले बल्ले कर रहे हैं आज के डेट में, वो अब तक कंप्यूटर के बादशाह बन चुके हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं। पर लेकिन कभी भी टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन जो है वो जॉब लॉस एक कैटेगरी में करता है तो दूसरी कैटेगरी में जॉब देता भी है। जैसे कंप्यूटर सुधारने वाले की दुकान आज के डेट में हर एक सिटी में आप लोगों को देखने को मिलेगी। कंप्यूटर के बेस पे कितने सारे लोगों को जॉब मिल रही है, घर से लोग काम कर पा रहे हैं कंप्यूटर के बेस पर, तो क्या जॉब कम कर दी? पर लेकिन उन लोगों की जॉब कम कर दी जिन्होंने उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लिया। तो टेक्नोलॉजी में जब जब चेंज आता है तो तब आप लोगों को देखने को मिलती है। अभी बात की जा रही है कि ड्राइवरलेस गाड़ी आ रही है, तो यार ड्राइवर की जॉब कम हो जाएगी। पर लेकिन टेक्नोलॉजी यहां पर जितनी बढ़ेगी उतने सारे लार्ज स्केल पर उन लोगों को जॉब मिलेगी जो टेक्निकल फील्ड में कनेक्टेड है आज के डेट में। तो इंजीनियरिंग फील्ड में आने वाले टाइम में और अच्छा खासा बूम आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर सही तरीके से इंजीनियरिंग की है, प्रोजेक्ट को मार्केट से खरीद कर लेकर अगर नहीं आए हैं तो, ठीक है। अदरवाइज मत लेना, जोक था, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेहनत कर अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। वैसे आप लोग बता सकते हैं आप लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल क्या होता है, मान लीजिए आप लोग जो है काफी क्वालिफाइड लोग हैं और आप लोगों को लग रहा है कि आज की डेट में आप लोग जो है जिस जॉब पर लगे हुए हैं वो जॉब आप लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर रही, किसी और जॉब में आप लोगों को जाना है। तो यहां पर क्या करते हैं, उस टाइम पर जब एक जॉब से दूसरी जॉब में आप लोग स्विच करते हैं, उसके बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है उसको फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो ये टोटल 6 तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट मैंने आप लोगों को बताए और इसके बेस पर ऑलरेडी यूपीएससी जो है वो क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो क्वेश्चन बता दो आप लोगों को। तो क्वेश्चन पूछा गया 2013 में यहां पर, और पूछा गया डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली क्या होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बोला गया, लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड, ठीक है। ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अवेलेबल। एक बात की जा रही है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो, प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर इज लो। तो क्या है सही आंसर? आंसर यहां पर आप लोग इसका सी देखने को मिलेगा। नॉर्मली क्या होता है, देखिए यहां पर बोला गया कि मैंने बोला था कि 10 लोग काम कर रहे हैं वहां पर लेकिन वहां पर 5 लोग भी काम कर सकते हैं। तो जो 5 लोग यहां पर बेसिकली एक्स्ट्रा लगे हुए हैं उनकी प्रोडक्टिविटी तो यहां पर जीरो है ना, एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। उनका तो कोई मतलब नहीं है, उनका रहना या फिर ना रहना वो एक इक्वल है यहां पर। तो ये आप लोगों से यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया 2013 के अंदर में। तो कॉन्सेप्ट की अगर क्लैरिटी आप लोगों के पास में होगी तो रियलिटी में आप लोग यहां पर क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूं कि चीजों को समझना है, चीजों को रटना नहीं है। रट कर चलोगे तो फिर कहीं पर भी आप लोग कान खड़े हो जाएंगे 1 मिनट में, पर समझ के चलोगे तो एक एक पॉइंट आप लोग के माइंड में क्लियर होगा। तो क्या क्या बातें हैं वो सारी बातें मैंने आप लोग यहां पर बता दी, ऑर्गेनाइजेशन भी कवर करा दी, एक यूपीएससी क्वेश्चन भी आप लोग के सामने हो गया, और 6 तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो ये भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। आई होप कि आप लोग के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। थम्स अप देकर बताना कि क्लैरिटी आई है नहीं, या थम्स डाउन देकर बता सकते हैं कि नहीं आई, फिर उसको आगे आने वाले लेक्चर में आप लोगों को बेसिकली इंप्रूव किया जाएगा, ठीक है। ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं और ज्योग्राफी में आप लोग का इंटरेस्ट आता है तो ये आर्टिकल आप लोग एंजॉय करने वाले हो। अच्छा, आप लोगों से पूछो कि आप लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो बताइए करंट अफेयर को छोड़कर, ठीक है, कई सारे करंट अफेयर लिख देंगे जरा सी देर में। करंट अफेयर को छोड़कर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी में फेवरेट सब्जेक्ट आप लोगों को कौन सा है ये आप लोगों को बताना है। अभी यहाँ पर बात करेंगे जो हिमालय वाला रीजन है वहां पर ग्लेशियर जो है वो कई बार ग्लोबल वार्मिंग यानी कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। जैसे ग्लेशियर जो होता है एक तरीके से जो एक बर्फ का मूविंग पार्ट आप लोग बोल सकते हैं, जो अपने ही वेट की वजह से यहाँ पर तैरता हुआ या फिर चलता हुआ नजर आता है। आप लोग यहाँ पर कंडीशन देख सकते हैं, जब ये इस तरीके से टूट टूट कर गिरता है तो यहाँ पर इस तरीके कई बार नदियां बन जाती हैं, और ये जो नदियां चलती हैं, बहती हैं, आप लोगों को बता दूं इंटरेस्टिंग फैक्ट,
जो हमारी गंगा रिवर निकल कर आते हैं ना, गंगा मैया जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी एक एवरग्रीन रिवर है, क्योंकि वो ग्लेशियर से पिघल कर निकल कर ही बाहर आती है। तो इसीलिए वो एवरग्रीन रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि बरसाती रिवर है कि जैसे बारिश आई तो बस चल पड़ी और जैसे बारिश खत्म हुई तो फिर कहानी खत्म हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर जो ग्लेशियर ये पिघल रहे हैं, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है और वैसे वैसे यहाँ पर ग्लेशियर पिघल रहे हैं। और यहाँ पर पृथ्वी पर एक ही टाइम पर ना यार हजारों ऐसी एक्टिविटीज होती रहती हैं, जिसकी वजह से सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, कहीं ज्वालामुखी फट रहा है, कहीं पर जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी अपना काम कर रही है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जब इस तरीके से आप लोग देखिएगा, एक बड़ा ही प्यारा सा फिनोमिनन है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, ऊपर कोल्ड वाटर है और नीचे आप लोगों को वार्म वाटर देखने को मिल रहा है। इसलिए समुद्र के अंदर जब तलय पर बर्फ रहता है, उसके बाद भी जो जीव जंतु रहते हैं ना पानी के अंदर, फिर भी वो जीवित रह पाते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि नीचे जो है वो गर्म पानी मेंटेन हो पाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो जिंदा रह पाते हैं। सोचो अगर सारा पानी बर्फ बन जाता तो फिर कैसा होता। आप लोगों ने एक इंटरेस्टिंग चीज देखी होगी, ये भी आप लोग समझ पाओगे। जब आप लोग फ्रीज के अंदर में जब आप लोग पानी रखते हैं गर्म होने, गर्म फ्रीज के अंदर पानी गर्म होने के लिए, मतलब फ्रीज के अंदर पानी ठंडा होने के लिए रखते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा अक्सर ऊपर बर्फ जम जाती है और नीचे जो होता है पानी जो होता है वो अक्सर पानी बना रहता है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलता है। और बर्फ जो होता है वो हल्का होता है एज कंपेयर टू पानी के, तो वो ऊपर रहता है, और नीचे जो होता है पानी जो रहता है जो एक तरीके से गर्म पानी रहता है वो नीचे रहता है थोड़ा सा। ठीक है, तो यही फिनोमिनन है जिसकी वजह से यहाँ पर चीजें जो हैं वो समुद्र के अंदर भी मेंटेन रह पाती हैं। इनके नेचर ने अपने आप को इस तरीके से बनाया कि सिचुएशन जो है वो सारी आराम से मेंटेन रहे। जैसे पहाड़ियों पर बर्फ जमना स्टार्ट हो जाता है, बर्फ जमा, और बर्फ जमने के बाद में फिर यहाँ पर जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर क्या होता है, बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाता है, और ये बर्फ पिघल कर नीचे आता है और कई बार यहाँ पर खत्म भी हो जाता है। तो अभी हिमालय के अंदर जो स्टडी की जा रही है उसमें यही बातें यहाँ पर बोली जा रही है कि आज की डेट में ये सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है कि आने वाले टाइम में और भी सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 का जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन है उसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। और बात की जा रही है काराकोरम रेंज के बारे में। अगर आप लोग यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन देखना चाहते हैं, ये है आप लोगों के सामने काराकोरम रेंज। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जो खासकर चाइना के पास में जो रीजन है, हमारा जो कंट्री का पोर्शन बोल सकते हैं पाकिस्तान के पास में, यहाँ से होती है और हमारे रीजन से भी होती है, आप लोगों को नजर आएगी काराकोरम रेंज। इसके बाद में जो ग्रीन है इसको बोलते हैं वेस्टर्न हिमालय। ये कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए हैं नॉर्थ से साउथ या फिर साउथ से नॉर्थ में लगाने के लिए। सेंट्रल हिमालय आप लोगों को देखने को मिलेगा ये पर्टिकुलर रीजन। ईस्टर्न हिमालय आप लोगों को ये वाला रीजन, यानी कि जो हिमालय पर्वत है उसको हम लोगों ने कई पार्ट में डिवाइड कर दिया अपनी सहूलियत के हिसाब से। बिल्कुल ऐसे जैसे हिस्ट्री जब आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग बोलते हो ये है एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है, ये है मेडिवल हिस्ट्री, ये होगी मॉडर्न हिस्ट्री और ये होगी पोस्ट इंडिपेंडेंट। जबकि ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हिस्ट्री ने तो अपने आप को डिवाइड नहीं किया कि हाँ भाई साहब मैं मॉडर्न हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री हूँ, लेकिन हम लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए उसको डिवाइड कर दिया गया। कुछ थोड़े से डिफरेंस फीचर नजर आ जाते हैं, अच्छा यहाँ पर ऐसा था यहाँ पर ऐसा हो गया, तो आप लोग इसको बोल देते हैं अच्छा ये वाली हिस्ट्री ये हो गई। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर हिमालयन रीजन के अंदर ये इसको एक पर्टिकुलर रीजन में डिवाइड किया था। तो कई बार आप लोगों से पूछा जाए कि नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन जो है वो किस हिमालय के अंदर आता है, तो ईस्टर्न हिमालय के अंदर में आता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। वेस्टर्न हिमालय कहां पर है, तो ये पर्टिकुलर रीजन आप लोगों के सामने, खासकर अगर बात करें हिमाचल प्रदेश और यहाँ पर यूके उत्तराखंड वाला रीजन, तो इसको आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये माइंड में अगर क्लैरिटी रहेगी तो आप लोग टॉपिक को अंडरस्टैंड कर पाएंगे और यहाँ से क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाते हैं। कई सारे ग्लेशियर हैं आप लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसे हिस्पार हो गया, इसी के साथ में यहाँ पर बालतोरो, ठीक है, बालतोरा, ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर ये है बाइफो, ये सियाचिन ग्लेशियर जिसके ऊपर क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा था 2020 के अंदर में। तो ये सारे ग्लेशियर अगर मैच करने के लिए आप लोगों से पूछ ले कल को, तो ये काफी अच्छी एक स्लाइड है जिसको आप लोग अपने पास में रख सकते हैं। ये सारे ग्लेशियर के नाम दे रखे हैं, टोटल 12 ग्लेशियर के नाम दे रखे हैं, और ये सारे के सारे ग्लेशियर किस पर्टिकुलर रीजन में आते हैं, ठीक है, और कौन सी माउंटेन रेंज है। तो ये एक तरीके से एक शॉर्ट नोट्स आप लोगों के हो गए यहाँ पर, जो कि आप लोग खुद से इनको लिखने की जरूरत नहीं है, बस स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास में आप लोग इसको रख लीजिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछे तो आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कंफ्यूजन ना हो। तो इस तरीके से टॉपिक जो है आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में नोट्स तैयार करने हैं। देखिए कई सारे बच्चे पूछते हैं सर नोट्स कैसे बनाने हैं। यार नोट्स बनाने का सबसे बेहतरीन जो तरीका होता है, हर एक टॉपिक जो है उसके लिए एक अलग से आप लोग A4 साइज की शीट रखो, उस पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखो। मान लीजिए आप लोग अभी यहाँ पर किसके बारे में पढ़ रहे हैं, आप लोग आज के टाइम मान लीजिए पढ़ रहे हैं कि जैसे कि किसके बारे में, रसिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, ठीक है,
तो रसिया और यूक्रेन की लड़ाई के ऊपर A4 साइज की शीट के ऊपर नोट्स बना लिए। अब कल को कोई भी चेंज हो रहा है, कोई भी बड़ा एक डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसमें जाकर उसको इंक्लूड कर लिया। तो एक पेज आप लोगों के पास में रहेगा जब भी रसिया और यूक्रेन के बारे में कोई बात करेगा। तो इस तरीके से आप लोग अपने नोट्स तैयार करने हैं और ये आप लोग को एक तरीके से हर एक एग्जाम में आप लोग को फायदा पहुंचाएंगे। एक तो ऐसा होता है कि डेट वाइज नोट्स बनाना, आज के नोट्स हो गए, कल के नोट्स हो गए, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा बर्डन आप लोगों के पास में हो जाएगा जब एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम के लिए आप लोग प्रिपरेशन करने बैठेंगे। पर खुद से जो नोट्स बनाओगे वो भी A4 साइज की शीट अलग अलग तैयार करोगे, अलग अलग सब्जेक्ट की तैयार कर लोगे, मेहनत तो लगेगी उसमें नो डाउट, पर लेकिन एक बार तैयार हो जाएगा तो फिर अच्छा रहेगा। और बाकी आप लोग क्या कर सकते हो, इसे मंथली आप लोगों को ये PDF में मर्ज करके दे देता हूँ, उसको भी आप लोग यूज कर सकते हो। उसमें थोड़ा सा ज्यादा चीजें हो जाती हैं, वो आप लोगों को, हालांकि लेक्चर तो आप लोगों ने सुना ही होता है तो आसानी तो रहेगी, पर फिर भी आप लोग उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसी चीजें हैं यहाँ पर, तो जो भी कंफर्टेबल आप लोगों को लगे उसको आप लोग फॉलो कर सकते हो। वरना अगर आप लोगों को लग रहा है कि समझ में सारी चीजें आई रही हैं, याद रह जाएंगी, रिविजन कर लेंगे, तो PDF आप लोगों के लिए बेस्ट है, टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराई देता हूँ, इसको आप लोग एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं। तो रिसर्चर जब स्टडी करने गए तो उनके द्वारा स्टडी की गई और बोला गया कि हिमालय के अंदर कई सारी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक तरीके से जो यहाँ पर बर्फ वगैरह भी पिघल रहा है, टेम्परेचर वगैरह बढ़ रहा है। तो काराकोरम इसका नाम दिया गया यहाँ पर, काराकोरम एनोमली। एनोमली का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसको बोलते हैं विसंगति। ठीक है, तो एक आप लोग की वोकेबलरी तैयार हो गई। ठीक है, याद रखिएगा, एनोमली का मतलब होता है विसंगति। ठीक है, एक तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट, एक तरीके से नियमित आप लोग बोल सकते हैं, कुछ डिफरेंट होना, इरेगुलर होना आप लोग बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इनकंसिस्टेंट होना, यानी कि कंसिस्टेंसी न रखना, जो चल रहा है उससे कुछ डिफरेंट हो जाना। और ये किसकी वजह से ये होता है, नॉर्मली बोला गया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। जो ये शब्द है ना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। कई बार एक ज्योग्राफी के टीचर थे, मुझे अभी भी याद है, वो ऐसा बोला करते थे कि नॉर्मली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, इस साइड से जब हवाएं चलती हैं या फिर यहाँ से पानी लेकर आती है, बारिश होती है, तो उसकी वजह से हमारी कंट्री के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो वेस्ट की साइड से जो भी यहाँ पर जो एक तरीके से इंपैक्ट पड़ता है उसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोल देते हैं। तो वो टीचर जो थे वो ये बोला करते थे कई बार हमारी कंट्री में जो एक तरीके से मौसम के विज्ञानी हैं, यानी कि जो एक तरीके से मौसम विभाग की जो जानकारी रखते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, तो बस एक शब्द यूज कर लेते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से ये एक ऐसी टर्म बनी हुई है कि कुछ नहीं समझ में आया तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोल दो। तो ऐसी ऐसी बेसिकली चीजें भी आप कई बार देखने को मिलती हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से यहाँ पर माना जा रहा है कि कई सारी विसंगति अभी यहाँ पर देखने को मिल रही है। काराकोरम जो रेंज है यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट रेंज है, खासकर अगर बात करें हमारी कंट्री के हिसाब से, तो हमारे लिए तो एक तरीके से ढाल का काम करती है यहाँ पर ये पर्टिकुलर हिमालयन जो रेंज है। तो माउंटेन रेंज में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं कि एक ही देश की दिक्कत है यहाँ पर और हमारे ही देश में आ रहे हैं, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां जहां भी माउंटेन रेंज है वहां पर ये पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा कि बर्फ पिघल रहे हैं, वहां पर उनका बर्फ कमी हो रही है। अभी यूरोप के अंदर आप लोगों ने देखा 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड यूरोप के अंदर में, जो कि आप लोगों को देखने को मिलता है बेसिकली नॉर्थ पोल की साइड में, समझ रहे हैं, वहां पर इक्वेटर वाला माहौल वहां पर हो गया था। तो कई सारे ऐसे मौसम के जो चेंजेस हैं उसकी वजह से यहाँ पर ये इंपैक्ट पड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस शब्द है यहाँ पर, ये यहाँ पर यूज किया जाता है कई बार कि इसकी वजह से यहाँ पर काराकोरम जो एनोमली है वो देखने को मिलती है। और रिसेंटली अभी यहाँ पर ये बोला गया कि लगभग 65% जो टोटल सीजनल जो स्नोफॉल है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसके अंदर चेंज नजर आता है। और बारिश जो होती है 53% वो यहाँ पर इसकी वजह से आप लोगों को देखने को मिलती है। यानी कि काराकोरम रेंज के अंदर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का काफी बड़ा इंपैक्ट है। इसकी वजह से बोला जा रहा है कि अभी जो यहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन है, यानी कि जो बारिश है, वो लगभग 10% जो इंक्रीज हो गई है पिछले कुछ टाइम में इसकी वजह से। और बोला जा रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो टर्म है इसकी वजह से काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ता है स्नोफॉल के अंदर भी। अगर बात की जाए काराकोरम रेंज में 27% के करीब पिछले डेकेड में यहाँ पर चीजें इंक्रीज हो गई हैं। और इसके साथ में नॉन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाले एरिया में अगर बात करें तो डिक्रीज हो गई है यहाँ पर लगभग 17%। तो यानी कि जहां जहां पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इंपैक्ट है वहां पर अलग चीजें देखने को मिल रही है, और जहां पर इंपैक्ट नहीं है वहां पर अलग चीजें देखने को मिल रही है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो काराकोरम रेंज के अंदर काफी बड़ा रोल प्ले कर रहा है, इसी को काराकोरम एनोमली का नाम दिया गया है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में यहां पर एक बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जा रही है कि पर्टिकुलर क्या इंपैक्ट पड़ता है अगर यहां पर कोई ऐसी चीजें होती हैं, तो उसको समझने की कोशिश यहां पर की जा रही है। ठीक है, तो साइंटिस्ट जो है देखिए एक तरीके से उनका टारगेट ऐसा नहीं रहता कि बस आज बैठे और आज ही सॉल्यूशन निकाल दो। साइंटिस्ट बड़े पेशेंस वाले होते हैं, वो बिल्कुल यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं कि हाँ सॉल्यूशन निकालने के लिए कितना भी लंबा टाइम लगे लगना चाहिए। कई सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जो लगे हुए ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट पे, उनको पता है कि उनकी उम्र खपत हो जाएगी यहाँ पर, और आने वाले और भी कई साइंटिस्ट की उम्र खपत हो जाएगी, पर लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। पर फिर भी वो उसमें लगे हुए हैं, वो हार नहीं मानते, क्योंकि अगर वो सॉल्यूशन निकाल लिया तो आने वाली जनरेशन को वो सुधार सकते हैं, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं।
तो इसीलिए साइंटिस्ट जो है वो काफी ताबड़तोड़ तरीके से इन सब चीजों के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अभी इसी के ऊपर काम चला है, तो यहाँ पर चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे तो आने वाली जनरेशन जो है वो चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएगी, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि एक बार यहां से चीजें सही हो गई तो फिर आने वाली जनरेशन को काफी फायदा देखने को मिलेगा, ये बातें बोलने की कोशिश की जा रही है। और इसके चलते देखिए पुराने टाइम पर साइंटिस्टों ने काम किया, इसीलिए हम लोग चीजों को एंजॉय कर पा रहे हैं। अब आज के दिन में हमारे वाले साइंटिस्ट यहां पर काम करेंगे प्रेजेंट टाइम पर, तो आने वाली जनरेशन को फायदा उससे देखने को मिलेगा। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी, यानी कि किसी न किसी को काम करना पड़ेगा अगर रियलिटी में हम लोग चाहते हैं कि चीजें जो है वो सही डायरेक्शन में आगे बढ़ती रहें। तो ये बातें यहां पर बोली जा रही हैं। काराकोरम रेंज जो है इसके बारे में अगर बात करें तो लगभग 500 किलोमीटर की ये रेंज है, जैसा मैंने भी आप लोगों को दिखाया यहाँ पर कि अलग अलग एरिया में यहाँ पर ये डिवाइडेड रहती है, ठीक है। इसका अगर आप लोगों को मैं एरिया बताऊं यहाँ पर तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये पर्टिकुलर इसके अंदर कई सारे ग्लेशियर हैं, जो कि मैंने अभी पूरी स्लाइड आप लोगों को बता दी है, तो ये स्लाइड आप लोग जरूर देखिएगा। तो इस पर्टिकुलर ये एक रेंज के अंदर में कई सारे ग्लेशियर हैं। सियाचिन ग्लेशियर पूछे आप लोगों से कहां पर है तो आप लोग बता सकते हैं। इसी के साथ में बाओफो ग्लेशियर हो गया, यहाँ पर हिस्पार ग्लेशियर हो गया, इसी के साथ में बतूरा ग्लेशियर हो गया। तो ये ग्लेशियर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। काराकोरम जो है ये इसके अंदर आप लोग देखने को मिलेगा माउंटेन रेंज सेंट्रल एशिया की भी आप लोगों को नजर आती है, जैसे हिंदकुश के बारे में आप लोगों ने सुना है, ठीक है। पामीर हो गया, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर कुनलुन ये माउंटेन रेंज होगी, ये यहाँ पर आप लोगों को नजर आती है। और बॉर्डर एरिया कहां तक है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तो ये सारे एरिया में यहाँ पर फैली हुई है। बोला जाता है कि वेस्टर्न साइड में जो यहाँ पर बेसिकली एक रीजन है जिसका नाम है यहाँ पर वखन, ठीक है। तो ये कॉरिडोर है यहाँ पर अफगानिस्तान में, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा वेस्ट में। मेजोरिटी जो गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया जिसको आप लोग बोलते हैं आज के डेट में, उसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। लद्दाख वाला रीजन इंडिया के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, एक्साई चीन वाला यहाँ पर चाइना के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसके अंदर जो वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है ये है K2, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है, जो कि लोकेटेड है गिलगित बल्तिस्तान, हमारे ही रीजन में है, हालांकि वो चाइना के पाकिस्तान के कंट्रोल में है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर रीजन है और ये कुछ और भी पीक आप लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं, हालांकि रटने नहीं है यहाँ पर लेकिन ये वाला आप लोग जरूर याद रखिएगा, जो कि सबसे ऊंचा पीक आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब जितनी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कि कहाँ पर ग्लेशियर है, क्या क्या मुद्दे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसको टकटकी लगाकर सुना होगा। अब कितने अच्छे से आप लोगों ने सुना है इसको, तो एक छोटा सा क्वेश्चन भी आप लोगों से यहाँ पर पूछूंगा, जो कि ऑलरेडी यूपीएससी में पूछा जा चुका है और ये मैं खुद से आप लोगों से डिस्कस भी कर चुका हूँ। तो इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग जरूर दोगे, ठीक है। बात की जा रही है सियाचिन ग्लेशियर के बारे में, 2020 में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया ये कहां पर सिचुएटेड है, ईस्ट ऑफ अक्साई चीन, ईस्ट ऑफ लेह, नॉर्थ ऑफ गिलगित या नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, देखता हूं कौन अच्छे से पार्टिसिपेट करता है। हालांकि इसका आंसर मैं आप लोगों को बता चुका हूं ऑलरेडी, आंसर क्या है आप लोग पार्टिसिपेट करिए फिर बताता हूं। आंसर है यहाँ पर इसका डी, ये नुब्रा वैली हो गया और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये हो गया सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। तो इसके नॉर्थ में आप लोगों को देखने को मिलेगा नुब्रा वैली के, तो ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो सारी लोकेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए कि यहाँ पर ईस्ट ऑफ अक्साई चीन, तो अक्साई चीन वाला रीजन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से इनको देखा करो। ईस्ट ऑफ लद्दाख, तो लद्दाख वाला रीजन आप लोगों को पता है यहाँ पर। अभी यहाँ पर हमारा मैप हालांकि दूसरा है, ये पुराना मैप आप लोगों को थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। अभी लेटेस्ट मैप हमारा चेंज हो चुका है, ठीक है, जिसमें पैटर्न चेंज आ चुके हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या हो गया, आंसर इसका डी हो गया। तो टॉपिक को तैयार करने का तरीका ऐसा रखो अपना कि उसको इस तरीके से तैयार करो कि यार मजा आ गया टॉपिक तैयार करके, कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था पूरा टॉपिक, फीडबैक जरूर दिया करो। 1 सेकंड लगती है लाइक या डिसलाइक करके टॉपिक के बारे में आप लोग बता सकते हो कैसा लगा ये टॉपिक, ताकि आने वाले टाइम में उसको इंप्रूव किया जा सके, ठीक है। आज का डिस्कशन इतना ही रखते हैं, क्योंकि आप लोगों की जो मंथली वीडियो है कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर वो क्यों नहीं आई थी, आप बोल रहे थे आएगी, उसके पीछे रीजन क्या रहा। उसके पीछे यार ये रीजन रहा, उसकी पीपीटी जो थी वो कंप्लीट हुई थी, मैंने बोला था कि आप लोगों के लिए उसको तैयार करना है, पर किसी रीजन की वजह से जैसे ऐसे नहीं होता है कि जैसे पूरे जो लैपटॉप में जैसे बहुत सारी वीडियो रिकॉर्ड होती रहती है, तो उसकी मेमोरी खाली करनी थी, ठीक है। तो जब वो मेमोरी खाली करने की बात आई तो उसके साथ में जो वो ऑलरेडी जो पीपीटी बना रखी थी वो सारी भी उड़ गई, वरना उस दिन बोला था ना मैंने शाम को भी आएगी। तो बेसिकली वो उसको क्या था, चक्कर ये हुआ कि उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया था पूरा, तो इसकी वजह से यहाँ पर इशू हुआ, तो ये कंडीशन रह गई। तो फिर से वो सारी जो मंथली पीपीटी थी वो फिर से बनानी पड़ी, तो ये रीज़न था। तो अभी 1-2 दिन में जो है उसको टाइम लगता है, जैसे उसको रिकॉर्ड करके प्रोवाइड कराता हूँ, तो आप लोग उसके लिए टेंशन मत लेना। आप लोग की किसी भी मंथ की अब तक वीडियो ना तो बची है और ना ही बचेगी, ये मैंने गारंटी दे रखी है आप लोगों को कि जो चीज़ स्टार्ट की है तो उसको खत्म भी करूँगा, ठीक है। बस थोड़ा सा उसके लिए कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती है ना
क्योंकि पता नहीं कैसे हुआ कि मैं वीडियो डिकोड कर रहा था जब ये हिंदू वाली, तो बेसिकली उसको डिकोड करने में स्पेस ही नहीं मतलब आ रहा था उसमें लैपटॉप के अंदर में। तो जैसे ही डिलीट किया तो पता नहीं वो भी कैसे उड़ गई, उसका समझ में नहीं आता, इतना दिमाग खराब हुआ। मैंने कहा यार ये तो मतलब 8-10 घंटे की मेहनत बर्बाद हो गई। तो ये दिक्कत होती है। तो फिर अब उसके लिए टाइम निकाला अलग अलग करके। तो मैंने पहले इसलिए नहीं बताया, कई सारे बच्चों को मैंने कहा कि यार क्या बताऊँ, उसको कंप्लीट करके ही बताऊँ। तो आप लोग की आ जाएगी वीडियो वो, क्योंकि पीपीटी कंप्लीट हो चुकी है, रिकॉर्डिंग करते हैं उसको ऐसे ही टाइम लगता है, और इस महीने की भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो उसके लिए टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ये है। बाकी जो शॉर्ट न्यूज़ है वो इसमें लगा दूंगा, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि चीज़ें काफ़ी लेट हो गई और ये कुछ दिनों से यार लेट चल रही है। इसके पीछे कुछ रीज़न चल रहा है, जैसे मैंने बताया था अभी। तो थोड़ा सा कुछ टाइम दीजिए, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही चलता रहेगा, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, चीज़ें जैसे फिट हो जाती हैं आप लोग की सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को देखने को मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें साथ में जुड़ जाती है ना, जब टीम भी मैनेज करनी पड़ती है, एप्लीकेशन भी चल रहा है, इधर से ये भी चीज़ें चल रही हैं, ऊपर से आप लोगों ने देखा कि आंसर राइटिंग ग्रुप भी आप लोगों के लिए जो चीज़ें तैयार की गई हैं, इसी के साथ मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जा रही हैं जो आराम से मैं अपना जो काम है वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, टीम को दे रहा हूँ, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में आप लोगों को और अच्छी सी चीज़ें देखने को मिलेगी। पर लेकिन वो ये कि टीम के मेंबर अच्छे होने चाहिए, तो मैं ऐसे मेंबर चूज कर रहा हूँ जिनका दिमाग मेरे साथ में एक तरह सिंक्रोनस कर सके, जिनका मन मेरे जैसा हो, उनको ज़्यादा मुझे समझाना ना पड़े, उनको बार बार एक तरीके चीज़ों को एक्सप्लेन ना करना पड़े, मतलब एक तरीके से नहीं अच्छी टीम बनाने की कोशिश की जा रही है। तो जैसे ही चीज़ें होती है फिर से पैटर्न में आप लोगों को चाहिए देखने को मिलेगा। किसी को कुछ बुरा लग रहा है तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि कल कई सारे बच्चे जो है इसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे। मैं समझ रहा हूँ यार ये चीज़ें, पर थोड़ा सा टाइम दो बस, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से प्लीज़, ठीक है। इसके बाद में सारी चीज़ें आप लोगों को टाइम से देखने को मिलेगी। और आज लास्ट डेट है, तो देख लीजिएगा जिसको भी इनके साथ में कनेक्ट होना है तो इनसे आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। अगर सीरियस तरीके से तैयारी करना चाह रहे हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है यार, एक बार डेमो देखकर जरूर चीज़ों को आगे बढ़िएगा, बिना डेमो देखे मत बढ़िएगा, क्योंकि डेमो देखकर आप लोगों को लग रहा है टीचर के साथ में सिंक्रोनस अगर आप लोग कर पा रहे हैं तो ही उसमें आप लोग कनेक्ट होना, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।